अवार्ड होते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी और उसके ऊपर क्या कहीं पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह? कि अभी तो नेशनल अवार्ड पे भी भरोसा नहीं है। नेशनल जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसके पीछे क्या हो, आपको लगता है कि सवालिया निशान है? नहीं, कोई चारा नहीं था ना, जब सर्वसम्मति से लोग बोल दे कि क्या फिल्म है। मद्रास में एक लड़की ने आंख मार के पूरी दुनिया के अंदर कमा जो लिया रातों रात। आजकल यशपाल जी, अगर हम बात करें बॉलीवुड के साथ साउथ की जो मूवीज हैं, आप कैसे देखते हैं जो बॉलीवुड के अंदर और जो साउथ के अंदर है, क्या डिफरेंस लगता है? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि साउथ के लोग रिस्क बहुत लेते हैं, पैसे का भी और सब्जेक्ट का भी। हम चाहेंगे कि वो लाखा का रोल, उसका पूरा बैकग्राउंड क्या रहा? आशुतोष गवारीकर ने 3.5 पौने 4 घंटे तक स्क्रिप्ट सुनाई। खून की बूंद बूंद के अंदर कहानी जमी हुई है। बात है। कुत्ता का मौत मारेंगे इसको। तो ये कई लोग मुझसे पूछते हैं इंटरव्यू में ऐसे ही जी कि आप नेगेटिव रोल बहुत करते हैं, इसकी क्या वजह है? वेलकम टू द लेटेस्ट पॉडकास्ट ऑफ चाय के साथ दिल की बात। दोस्तों, चाय के साथ दिल की बात में बहुत सारी शख्सियतों के साथ हमने बात की और उनके दिल की बातों को जानने की कोशिश की, और उनके दिल के किस्से आपकी ज़िंदगी को किस तरह प्रभावित करते हैं ये भी हमने देखा, और उनके दिल की और ज़िंदगी की बातें आपके साथ साझा करते हुए ना जाने कितने ही सफ़र ऐसे बीत गए। आज का सफ़र भी बड़ा ही ज़बरदस्त और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आज हमारे साथ कई लोग हैं एक साथ इस पॉडकास्ट में। ये पहली बार ऐसा होगा जब एक साथ कई लोगों का पॉडकास्ट हम करेंगे। जी हाँ, अब आप बताइए कि किसका पॉडकास्ट सुनना चाहेंगे, किसके दिल की बातें सुनना चाहेंगे। नाम हम आपको बताते हैं, आप तय कीजिए कि किसके दिल की बात आपके दिल तक पहुंचाना चाहेंगे और उनकी बातों को आप सुनना चाहेंगे। तो आज सबसे पहले हमारे साथ गंगा जल के सुंदर यादव हैं। तो क्या आप गंगा जल के सुंदर यादव की बात सुनना चाहेंगे? लगान मूवी के लाखा भी हैं आज, और हमारे साथ सिंह इज किंग के पंकज उधास जी भी हैं। भाई, नाम तो हमने 3 ले लिए, लेकिन इन तीनों के चरित्रों को निभाने वाले शख्सियत एक ही हैं। वो काबिलियत रखने वाला आदमी एक ही है, हमारे हरियाणा की मिट्टी का लाल, बेहद प्राउड के साथ यशपाल जी। बहुत बहुत स्वागत है चाय के साथ दिल की बात में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। चाय के साथ चर्चा में जी। यशपाल जी, हिसार से एक लड़का निकलता है, एक छोटे से जगह से, हरियाणा के हिसार से निकल के क्या कभी सोचा था कि भैया वो मुंबई बॉलीवुड माया नगरी पहुंचेगा, और माया नगरी पहुंचने के बाद जिस तरह से वो चरित्रों के अंदर इस तरह से ढल जाएगा, चरित्रों को अपने साथ ऐसा ढाल लेगा कि उसके बाद एक इतिहास रच देगा? नहीं, मैंने तो कभी बॉम्बे जाने की भी नहीं सोची थी, फिल्मों में जाने की सोची भी नहीं थी। ये तो मैं 96 तक की बात कर रहा हूँ जी। 96 मतलब 91 में मैंने नेशनल 90 में इंडियन थिएटर ज्वाइन किया। उससे पहले हिसार में थिएटर किया, फिर चंडीगढ़ में एमए ड्रामा किया, फिर मैंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा 3 साल किया, फिर 2 साल एनएसडी रिपेट्री किया। लेकिन मैंने बॉम्बे जाने का नहीं सोचा था। बॉम्बे जाने का अचानक एक प्रोग्राम बना मेरा 96 में, जब मैं था रिपेट्री में, कि मेरे नाटकों में को देख करके अखबारों में और सब लोगों ने बोला कि बहुत अच्छे एक्टर हो। और मैंने सोचा हुआ था हरियाणा के अंदर चिल्ड्रन थिएटर करूँगा। ये तब की बात है, मैंने शुरू से ही सोच रखा था चिल्ड्रन थिएटर। 1996 की? 96 से भी पहले से सोच रखा था, और ये सोचा था कि 96 में रेपेट्री छोड़ के मैं हरियाणा जाऊँगा और स्कूलों में चिल्ड्रन थिएटर पढ़ाऊँगा। और मेरी आज भी खट्टर साहब को भी एप्लीकेशन दी हुई है जी कि स्कूलों में थिएटर की क्लास शुरू करो गवर्नमेंट की तरफ से। क्या बात है। ताकि हर गवर्नमेंट स्कूल का एक स्कूल में एक टीचर की रोजगार मिले। रोजगार में, बिल्कुल। और वो बंदा थिएटर का बंदा हो, और वो बंदा बच्चों को सिखाए थिएटर की बेसिक चीज़ें, जिसमें टीम वर्क। अगर वो सीखे होते तो आज जो 7 बजे जो कुत्ता बिल्ली की लड़ाई होती है ना, 7 बजे जो टीवी पे, वो कभी नहीं होती, क्योंकि टीम वर्क की भावना होती, एक दूसरे को केयर करना ही होती, लीडरशिप की क्वालिटी होती, इमेजिनेशन पावर बढ़ती, बहुत कुछ उसमें जीने की कला, आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, बहुत कुछ होता है थिएटर में। तो मेरा ये सपना था जी। फिर मैंने इन 96 में सोचा कि यार अगर मैं एक्टर अच्छा हूँ, बोल रहे हैं लोग सब, अखबारों में भी बहुत आ रहा है, तो फिर एक्टिंग करना चाहिए।
और अगर मैं चिल्ड्रन थिएटर करूँगा तो मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा, या तो टीच करूँगा या डायरेक्ट करूँगा या वर्कशॉप करूँगा, तो एक्टिंग नहीं कर पाऊँगा। तो फिर मुझे लगा कि दोस्त एक्टिंग करनी चाहिए, पहले जो आपके पास कैलिबर है उसको एक्सप्लॉइट करना चाहिए। फिर मुझे लगा कि अगर एक्टिंग ही करनी है तो बंद कमरे में क्यों, हॉल में क्यों, पूरी दुनिया के सामने, क्या बात 400 लोगों के सामने क्यों, 400 करोड़ के सामने करते हैं। क्या बात है। पश्चिम एक्सप्रेस पकड़ी, 220 रुपए की टिकट थी, और वहाँ से सीधा बॉम्बे। एक ब्रश, एक टूथपेस्ट, एक सिरहाना, एक चादर और 2-3 कपड़े लेकर के चला गया। फिर 2-3 कपड़े वहाँ खरीदे, फोटो करवाई 50-50 रुपए की, 250 रुपए की 5 फोटो, पोर्टफोलियो के लिए जी। लोग करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मेरा 50 रुपए, 250 रुपए, 250 रुपए में 5 फोटो कराई। क्या उसी से स्ट्रगल शुरू कर दिया। बस आज वहीं आपके सामने बैठे हैं। तो जब ये 1996 में आपने पश्चिम एक्सप्रेस पढ़ी, तो पहला सफ़र ये एक्टिंग का मुंबई बॉलीवुड पहुंचने के बाद पहला ब्रेक, पहला सफ़र या पहला रोल, ये कहते हैं ना कि पहला रोल सबसे दिल के करीब होता है यार, कि पहली बार जब कैमरे का सामना किया वहाँ जाके और ये फील हुआ यार मुंबई में आके यार मैं पहली बार ये करने का मौका मिल रहा है, वो वाकया हम जानना चाहेंगे। भाई देखो, पहला ब्रेक, पहला तो आप वो तो आप बात कर रहे हैं स्टार पुत्रों की या करोड़पतियों की। हम तो नॉर्मल पीपल थे, सिंपल मैन, मैंगो मैन, आम आदमी। तो हमारा तो स्ट्रगल कर करके पहला बार कैमरा फेस किया था CID, नहीं आहट, सॉरी आहट, हाँ डायरेक्टर सेम थे जी। तो आहट में किया मैंने पहला बार कैमरा, और मुझे अनूप सोनी थे, उन्होंने बुलाया था, अनूप सोनी ने बुलाया था, वो बीच में था। तो कोई एक इंस्पेक्टर था जो कर नहीं पा रहा था काम, और एक ही सीन था, बड़ा लंबा सीन था, 2 सीन थे, तो वो कर नहीं पा रहा था। तो बहुत डायरेक्टर BP सिंह जो थे वो बहुत मतलब भड़काए हुए थे, गालियां दे रहे थे कि किसको ले आए। तो फिर मैं गया, फिर मैंने किया अपना काम, पहला ही टेक BP सिंह ने ओके कर दिया और बोले कि देखो बेटा, मेरा काम तो हो गया, अगर तुमको और अच्छा करना चाहते हो तो एक और कर लो। मैंने कहा एक और करते हैं सर। दूसरा किया, वो और अच्छा हुआ, और एक छोटा सा मोन्टाज था किया, मेरे ख्याल 2 घंटे शूटिंग किया होगा, और मुझे 1500 रुपये मिल गए। मैं इसके बाद जो किया था उसमें 3000 मिले थे और 4000 का पार्टी दिया था, इसमें 1500 मिले थे, 2000 का पार्टी दिया मैं खुशी के मारे। तो ये उस वक्त की बात है जब कमाई से ज्यादा खर्चा हो हाँ, पार्टी पे। नहीं वो लोग बोलते ना, दोस्त पहली बार कैमरा फेस किया था, राजपाल यादव, विजय राज, ये सब मतलब सारे, बहुत सारे, कुमुद मिश्रा, और ये बहुत सब लोग वहीं थे, उसी मोहल्ले में थे, स्ट्रगलरों का मोहल्ला था, वनराई कॉलोनी। तो बस यही थे, हम 50-50 रुपए मांग के, कोई इधर चावल दाल बना रहा है, कोई उधर बना रहा है, खेल और मनोरंजन के लिए 1-1 रुपए का जुआ खेल लेते थे, ले भाई 1 रुपए की चाल। तो टाइम पास, मतलब खाली थे, स्ट्रगल कर रहे थे, क्या करेंगे। हाँ। तो जमावड़ा लगता रहता था, कभी राजपाल के घर, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर, बहुत अच्छा माहौल था। और स्ट्रगल आज याद करते हैं तो वो सब, नवाजुद्दीन भी, हाँ सब लोग बैठे रहते थे। मनोज वाजपेयी नहीं, मनोज वाजपेयी उस वक्त तक काफी काम करने लग गया था जब मैं गया था। तो ही वॉज डूइंग स्वाभिमान, और महेश भट्ट की फिल्म भी की थी, और काम करने लग गया था, और अच्छा ठीक ठाक हो गया था उसका। बस बाकी काफ़ी लोग थे जो, तो ऐसे माहौल में आप बोल रहे हैं कि ब्रेक, तो यही ब्रेक था, यही ब्रेक था। लेकिन मैं यशपाल जी जानना चाहूँगा कि ये सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब आपने स्ट्रगलिंग पीरियड था, वो जो गली मोहल्ले में आप 5-7 कलाकार सारे स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ के कोई इंटरेस्टिंग किस्से, कोई वाकया, या ऐसा लगता है ना कि भी अच्छा उनमें कोई ना कोई एक आदमी तो ऐसा होगा जो मेन करता धरता होगा, भाई वो सारा घर का खर्चा वर्चा चला रहा है, बाकी जो इसको जो मिला इकट्ठा करके ले आया तो खा पी लिया। नहीं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, कोई भी कुछ काम वाले नहीं थे इतने, कोई भी नहीं थे, कोई भी बहुत ज़्यादा काम करने वाले, सिर्फ मनोज वाजपेयी थे और कुमुद मिश्रा थे जो काम करते थे ज़्यादा, अनूप सोनी थे, हाँ, उनको काम मिल चुका था काफ़ी, शांति वगैरह, और भी कुछ लोग थे जिनको मिल चुका था काम, बाकी सब लोग बस स्ट्रगल कर रहे थे, भाग दौड़ रहे थे। मैं एक किस्सा मुझे और ध्यान आता है यशपाल जी कि मैंने एक
प्रोग्राम के अंदर राजपाल यादव जी का एक स्टेटमेंट सुना था, वो कहते हैं भाई जब बॉलीवुड के अंदर लोग आते हैं और रोल मांगने के लिए आते हैं तो मैं चाहूँगा कि उसको आप अपने प्रतिक्रिया के हिसाब से, अपने हिसाब से एलैबोरेट करिएगा। उन्होंने एक प्रतिक्रिया दी थी कि भाई जब लोग, और उन्होंने इनैक्ट करके दिखाया था राजपाल यादव ने, कि भाई जब नया नया कोई बॉलीवुड में स्ट्रगल करने आता है तो वो जब लोगों के पास जाता है, सरसर करता है, पैर छूना और ये सारा सिस्टम, जब एक आधा दो थोड़ा रोल सीन हो जाता है तो उसके बॉडी लैंग्वेज जो बदलती है, बॉडी लैंग्वेज बात करने की, प्रोड्यूसर डायरेक्टर को आर्टिस्ट, मैं चाहूँगा कि आपने भी वो देखा होगा जब आप बॉलीवुड में गए, तो मैं चाहूँगा अपना भी कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट या वाकया शेयर कीजिए ना। नहीं, मैं ये बहुत बचकाना बातें हैं ये जो मैं हैरान हूँ कि ऐसा क्या पा लिया, ऐसा क्या कर लिया। आप चार्ली चैपलिन तो बन नहीं गए, आप कोई डस्टिन हॉफमैन में नहीं बन गए, आप मार्लिन ब्रांडो भी नहीं बन गए, अल्फ्रेड हिचकॉक भी नहीं बन गए, आप डायरेक्टर भी ऐसे नहीं बन गए, अल पचिनो भी नहीं बन गए, आप ऐसे तो बलराज साहनी भी नहीं बन गए। तो ऐसे क्या बन गए जो आप दो काम करते ही छाती चौड़ी करके या मेरे बगैर काम नहीं, जिस दिन आदमी ने ये सोच लिया ना कि मेरे बगैर काम नहीं चलेगा, उस दिन आदमी मर गया, खत्म है। क्योंकि हमेशा एक सीखने की इच्छा और एक पोलाइटनेस बहुत ज़रूरी है। मैं जानता हूं कि अपना सेल्फ डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना एक ईगो बहुत ज़रूरी है, कोई ताकि टेकन फॉर ग्रांटेड ना ले। बिल्कुल सही बात है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप मतलब सर पे मूतने लगो, कोई उंगली पकड़ाए तो पोंछा पकड़ लो, उसकी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि अल्टीमेटली आपका बिहेवियर ही काम आता है। आज अमिताभ बच्चन को इसलिए लोग, पूरी इंडस्ट्री सैल्यूट करती है क्योंकि वो अनुशासन में रहे, टाइम पे जाना, टाइम पे काम करना, इसलिए वो हक के साथ बोलते हुए थे। लोग डरते थे कि अमिताभ बच्चन जी का शूट है, टाइम पे तैयारी कर लो पूरी। तो इसीलिए उन्होंने एग्जाम्पल सेट किया है। तो ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन उसको सस्टेन करना बहुत ज़रूरी है। मैं तो यहाँ हरियाणा में ही देखता हूँ जी, हरियाणा में किसी ने कोई एक वेब सीरीज या कोई एक सीरियल कर लिया या एक गाना भी कर लिया तो दिमाग घूम गया, समझो दिमाग घूम जाता है, घूम गया। 2-3 अखबारों में छपवा लिया पैसा देके। आजकल तो सोशल मीडिया है, 2-3 जगह पे ज्यादा लाइक व्यूज आ गए तो वो तो कहे भाई साहब बात नहीं करेगा। और अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं आपके पीछे मतलब 6-6 बॉडीगार्ड ले लेते हैं जैसे कि मतलब आप ही की ऊपर नजर है सबकी मारने के लिए आप ही को मारेंगे सबसे पहले, आप मारेंगे कि भैया यही हाई प्रोफाइल आदमी है, हाँ, इसी को पकड़ो पहले। हाँ, सही बात है। तो ये तो कमाल ही है। मतलब मैं तो हैरान हूँ, Z+ सिक्योरिटी क्यों लेके चलते हैं एक गाने वाले या बजाने वाले या एक्टर लोग। इनको लगता है कि वो कहते हैं कि बिहारी में शब्द है कि भोकाल बनाने के लिए, कि इनको भोकाल बनाना लगता है। भोकाल काम में बनाना चाहिए, लेकिन इन लोगों को मुझे दिख जाना चाहिए सामने काम। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये यशपाल जी ग्रेटनेस है आपकी और उन सभी बड़े कलाकारों की ग्रेटनेस है कि जो मतलब उतनी सरलता के साथ और सादगी के साथ रहते हैं आज भी। लेकिन ये जो आज जिन कैटेगरी के लोगों की, आर्टिस्ट की आप बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि उनको लगता है कि अगर हमारे साथ 4-5 ब्लैक कैट कमांडोज घूम रहे हैं तो हमें लगता है कि ऐसा लगेगा बड़ा कलाकार है, बड़ा ऑरा है इसका। उनको भी समझ में आ जाएगा जल्दी, ऐसा एक टाइम पीरियड के बाद समझ में आ जाता है कि अरे काम अच्छा होना चाहिए, आपके गाने अच्छे लिखे होने चाहिए, गाने अच्छे गाए होने चाहिए, आपकी एक्टिंग अच्छी होनी चाहिए, आपका काम जो बोलना चाहिए अपने आप रहता है। क्यों जयदीप अहलावत को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, ये भोकाल मचाने की जरूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल सही बात है। हरियाणा में आता है बिना बॉडीगार्ड के, आता है अच्छे घूमता है फिरता है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्योंकि इज ए गुड एक्टर, उसका काम बोलता है, बिल्कुल। यशपाल जी आपका जो सबसे बड़ा जिसको कहते हैं कि एक आइडेंटिटी है, जिसको कहते हैं कि एक नाम बनने वाली बात है, मुझे लगता है लगान जो एक मूवी रही, लगान का एक बहुत बड़ा रोल रहा आपके करियर को दिशा देने में, जो आपको लाखा का रोल किया। तो हम चाहेंगे कि वो लाखा का रोल, उसका पूरा बैकग्राउंड क्या रहा, किस तरह से कास्टिंग हुई, कैसे रहा, क्या प्रोसीजर रही, क्या फीस रही, मैं चाहूँगा वो जरूर आप शेयर करें। बिकॉज आपने जरूर मेरा कोई इंटरव्यू देखा होगा इंटरव्यू बहुत सारे देखे आप। ये तो अच्छा है। लगान का मैं कई बार सुना चुका हूँ हालांकि, लेकिन क्योंकि हमारी हर बार ऑडियंस अलग होती है तो जी। उनको भी पता होना चाहिए। तो लगान का बस ऐसा ही था कि मेरे पास पेजर था, फोन तो आए नहीं थे उस वक्त तक, पेजर था, उस पर ये बात है 99 की, ये 99 की बात है जी, 99 की बात है। क्योंकि 2000 में शूटिंग शुरू हुई थी, 1 जनवरी को हम गए थे यहाँ से शूटिंग करने, मेरा बर्थडे था।
और 4 जनवरी से शूटिंग शुरू हुई थी 15 जून तक। और शूटिंग कहाँ इसकी हुई लगान? भुज में, गुजरात, कच्छ। तो मेरे पास पेजर था, मैसेज आया कि कॉल आमिर खान प्रोडक्शन, क्लेमेंटीना। पहले तो मैं नाम से ही घबरा गया, क्लेमेंटीना क्या है भाई ये, क्योंकि ये तो कोई फिरकी ले रहा है। हाँ, कोनो फिरकी ले रहा है। तो फिरकी ले रहा है। मैंने फ़ोन किया तो पता लगा कि क्लेमेंटीना लड़की का नाम है। अच्छा। उसने फ़ोन किया था कि आमिर खान प्रोडक्शन में वो रिसेप्शनिस्ट थी। और तो उसने, मैंने कहा हाँ भाई बोल रहा हूँ यशपाल, तो आपको कल आना है मिलने के लिए, आशुतोष गोवारिकर मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है भाई, आमिर खान के ऑफिस में। मैंने कहा चलो। तो अगले दिन मैं गया, तो मेरे को बिठा करके आशुतोष गोवारिकर ने 3.5 पौने 4 घंटे तक स्क्रिप्ट सुनाई। खुद मैंने आशुतोष गोवारिकर ने वैसे घूम घूम करके, तो मैं बैठा था पूरी मूवी की, पूरी फिल्म के। ये होता है आपके खून की बूंद बूंद के अंदर कहानी जमी हुई है, इंजेक्ट हुई पड़ी है। एक एक पल क्या होना, जैसे मुझे दादा लक्ष्मी का है। मैंने भी उत्तम सिंह जी को ऐसे ही कहानी सुनाई थी इतनी देर तक। दादा लक्ष्मी के लिए आपने, आपका सपना था दादा लक्ष्मी को बनाना। तो जिसको भी मैंने कहानियाँ ऐसे ही सुनाई, और कोई बोर हो जाता था, वो जो बोर हो जाते थे उन्होंने मना कर दी थी फिल्म, वो आज बोलते हैं यार फिल्म देख के मज़ा आ गया। तो उन्होंने ऐसा किया, तो मुझे पता लगा कि मैं लाखा कर रहा हूँ। लाखा तो मतलब ऑलमोस्ट लीड रोल है आमिर खान के बाद अगर देखा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं तो मतलब ऐसा हो गया कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, यहाँ स्टारों की दुनिया है, सिफारिश चलेगी या चलेगा। फिर मैं बोला ठीक है नहीं ऑडिशन देना पड़ेगा। मैं कहा हाँ ठीक है। तो फिर हम आमिर खान के घर पे कैमरे लगे हुए थे, वहाँ ऑडिशन देने गए। और आमिर खान मद्रास में थे, AR रहमान से कुछ मीटिंग चल रही होगी म्यूजिक को लेकर के। तो हमारा ऑडिशन हुआ, ऑलमोस्ट सारे कास्टिंग हो चुकी थी। हीरोइन गौरी, दयाशंकर पांडे जो गोली, और एक आध कोई और थे, 2-3 लोगों का बाकी था जो चल रहा था मेरा। तो मेरा ऑडिशन दे करके मैं ऑटो पे निकला बाहर बांद्रा स्टेशन के लिए, वहाँ से ट्रेन पकड़ूंगा। तो ऑटो में ही मैसेज आ गया, यू आर सिलेक्टेड। अभी निकले ही थे देखे 5 मिनट 10 मिनट में। तो मुझे पता लगा कि उन्होंने उसी वक्त भेज दिया होगा आमिर को, और आमिर ने तुरंत ऑडिशन देखते ही ओके कर दिया होगा, यू आर सिलेक्टेड। मेरा तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि लाखा करो, पहली बार इतना बड़ा रोल मिला, इतने बड़े बैनर की पिक्चर मिल गई। अब लिखा कम टुमारो फॉर योर साइनिंग अमाउंट एंड ऑल दैट, साइनिंग प्रोजेक्ट कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कम टुमारो। तो आमिर खान की जो वाइफ थी रीना दत्ता, वो थी, और मैं रास्ते भर सोच रहा था भाई ट्रेन में बैठा बैठा कि भाई कितने पैसे लेने चाहिए। तो सबसे पहले अंदर से आवाज़ आई, यशपाल 1 लाख रुपया ले ले, इससे कम मत मांगियो। इससे कम, लाख से ऊपर सोच ही नहीं थी, सोच नहीं, 2000 में तो बहुत बड़ी कभी बात कमाया ही नहीं, लाख रुपए बहुत बड़ी बात थी। तो जब ऑफिस में काम करता था नहर कॉलोनी हिसार में, तब जब तनख्वाह बढ़ती थी तो सामने नोटों के ढेर दिखते थे, वहां देखा था लाख रुपया बस। तो जब तनख्वाह बांटते थे वो, क्योंकि तब तो ऑनलाइन नहीं था ना, तो ऑनलाइन नहीं था, सब कैश था। बिल्कुल। तो बोले लाख रुपया यशपाल नहीं मिला तो कोई और कर लेगा रोल, हाँ वो मना ना कर दें। तो बोले चल 80,000 मांग लियो। फिर अंदर से आवाज रही 80,000 भी ना मिले तो 50,000 मांग लियो। अच्छा, सिचुएशन ऐसी थी कि 20,000 भी मिलता तो कर लेता, क्योंकि पैसा था नहीं, काम था नहीं, और काम इतना अच्छा था। बिल्कुल सही बात है। तब वहाँ गए जी, रीना दत्ता से मिले। रीना दत्ता ने पहली ही लाइन बोली, यशपाल हमारा बजट इतना ज़्यादा नहीं है, हम मेकिंग पे बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो हम ना 1.5 लाख सबको दे रहे हैं। मैं सुन्न हो गया, और मैं बोला नहीं मैडम 2 लाख तो होना चाहिए। निकल गया मुंह से, निकल गया। तो बोली अच्छा ठीक है लो साइन करो।
साइन करो। बाद में पता चला कि साला 8-10 लाख भी मांगता तो मिल जाते हैं। ये तो नुकसान हो गया। नहीं, नुकसान नहीं हुआ, मैंने कभी रिग्रेट नहीं किया। मतलब क्योंकि जो आशुतोष गोवारिकर जैसे दोस्त मिले, आमिर खान जैसे दोस्त मिले, और इतनी बढ़िया लगान टीम मिली, और इतना बढ़िया एक्सपीरियंस मिला फिल्म का, जिससे इंस्पायर होकर मैं दादा लक्ष्मी बना पाया, जिससे इंस्पायर होकर हमने पूरी दुनिया घूमी, कितना वर्ल्ड टूर कर लिया, दुनिया के इतने देश घूम लिया मैं लगान की वजह से। तो मैंने कभी भी ये नहीं कि पैसा रिग्रेट नहीं किया, बल्कि हमको तो 50,000 और मिल गया, 1 महीना और बढ़ा तो 1 महीना और बढ़ा है। हाँ, तो 4.5 महीने की बजाय 5.5 महीने शूटिंग हुआ, तो 50,000 और एक्स्ट्रा बढ़ा दिया। तो मेरे लिए तो दैट वाज मोर देन एनफ उस वक्त। बड़ी बात थी। लेकिन मुझे एक बात इससे याद आती है, यशपाल जी कहते हैं कि जो डायरेक्टर है ना, वो एक्टर से ज़्यादा बेहतर उसकी काबिलियत जानता है, और उसकी काबिलियत को एक्सेस कर सकता है, और उससे काम निकलवा सकता है। तो मुझे लगता है कि वो जो प्राइस आपको दी गई, वो अगर शायद आप 3 लाख 4 लाख मांगते, क्योंकि वो आपकी काबिलियत समझ चुके थे, तो मुझे लगता है आपकी काबिलियत के हिसाब से उन्होंने, आपने बोला तो उनको लगा यार अच्छा चलो 2 लाख में काम हो रहा है तो अच्छा है, तो 2 में हो गया, 4-5 भी मांग लेता तो दे देते इनको, इनकी काबिलियत के हिसाब से। बिल्कुल सही कहा आपने। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जब आपके साथ जो लगान की स्टारकास्ट थी, भाई हमारे सारे हिंदुस्तान के कलाकार तो बहुत थे, बहुत ही विदेशी कलाकार थे, उनके साथ भी ये जो क्रिकेट के मैचेस जो हुए वहाँ पर, तो क्या जो फ्री टाइम थे शूटिंग के दौरान कोई ऐसे इंसिडेंट वाकया जो, क्योंकि कम्युनिकेशन वो मेजरली सारे ब्रिटिश लोग थे, उनकी इंग्लिश एक एक्सेंट अलग है, हिंदी बोलने का नॉट श्योर कि कितना था, तो आप जब शूटिंग के बाद जब फ्री टाइम होता था, क्या आपस में भी क्रिकेट खेलना, वो ना अंग्रेज और हाँ, चलता क्रिकेट था? खेलते थे, बैडमिंटन खेलते थे, टेबल टेनिस खेलते थे। एक हमारे राजेश विवेक थे, उनकी डेथ हो गई अभी तो, जी, जो बाबा बने थे। हाँ बाबा बने, जी जी, जो उल्टे बैट से वो बड़ी पिक्चरों में भूत बने। हाँ हाँ भूत बने, भूतों की फिल्मों में बहुत आए वो। या तो अघोरी बाबा बने थे वो, या जी, बड़े उम्दा कलाकार थे। उनका दिल आ गया था हीरोइन, अंग्रेज वाली हीरोइन। अच्छा, अंग्रेज वाली हीरोइन जो आमिर खान के प्रति आकर्षित थी। हाँ, रेचल जो थी। रेचल जी, अच्छा, मूवी की शूटिंग के दौरान ही? हाँ, शूटिंग के दौरान ही। क्या बात है। तो वो जब भी मैच होता था ना उसका, बैडमिंटन का, तो बैडमिंटन के मैच में रेचल चाहे पॉइंट लूज करे चाहे विन करे, दोनों बारी में जाके वाह रेचल वाह गले लगा देता था। रेचल ऐसे कहती थी, व्हाट आर यू डूइंग, यू प्लेड वेरी वेल बट आई लॉस्ट, व्हाई देन व्हाई अगेन यू विल प्ले, यू विल विन। मतलब कोई ना कोई बहाना चाहिए उसको। तो he was very गजब की बात बताई आपने। और मेला फिल्म रिलीज हुई थी। हाँ मेला, हाँ उसी वक्त हमारी शूटिंग चल रही थी, मेला रिलीज हुई थी। दोनों ब्रदर थे, फैजल खान और हाँ। तो मेला के पोस्टर लगे हुए थे पूरे भुज में। हाँ उस टाइम बिल्कुल। और आमिर और हम एक कार में आए थे, 5-6 लोग थे लगान के। तो गोलगप्पे खाने का मन हुआ, तो हाँ गोलगप्पे खा रहे हैं हम। अच्छा, गोलगप्पे वाला धीरे धीरे पहले तो खिलाता रहा, फिर अचानक उसकी मेला फिल्म के पोस्टर पे नजर गई और फिर इधर नजर गई, स्टारकास्ट। हाँ, उसका ये नहीं, आमिर खान गोलगप्पे खिला रहा है। फिर देखा, फिर कंफ्यूज हो गया, फिर उसकी रिदम स्लो हो गई, फिर देखे जाए, फिर ऐसे फिर देखे, फिर बाकी को देखे, फिर मतलब उसका फोकस ही हट गया गोलगप्पे। तो आमिर ने बोला मैं ही हूं। फिर वो खुश हो गया, बोला फिर हो गया कि वाकई ये स्टारकास्ट है। क्या बात। अब उस वक्त स्मार्टफोन तो थे नहीं तो फोटो वोटो खींच लेते। तो ऐसे ऐसे किस्से कुछ हुए लगान के वक्त। तो ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग बताया कि तो रेचल जी मानी कि नहीं मानी? नहीं पागल, मानी नहीं रेचल मतलब उन्होंने लेकिन पूरा प्रयास, कसर नहीं छोड़ी कोई प्रयास करने में। प्रयास नहीं, थोड़े से बेचारे उम्र हो चुकी थी, भावुक हो गए, उम्र हो चुकी थी, उनको टच से ही मजा आ जाता था बस। वो इतने में काफी थे उनके लिए, इतना ही में अगर वो नहीं मना कर रही है, थोड़ा सा ही बुरा मान रही है, तो बोली कोई बात नहीं, माने जाओ माने जाओ। तो लेकिन जो अंग्रेज साथ में थे वो बुरा नहीं मानते थे कि भाई वो टचिंग नहीं, वो भी हमारे जैसे ही थे। वो सारे थोड़ी ना आपस में एक दूसरे के रिलेटिव थे। वो भी तो सारे तो आपस में एक दूसरे को एंजॉय करते थे। देखो भाई, बट माइंड ब्लोइंग टीम वर्क, और कमाल के लोग थे सब। जो अंग्रेज लोग भी आए, बहुत बढ़िया बिहेवियर था उनका, बहुत बढ़िया था।
बहुत अच्छे थे। तो उसके बाद भी जब मूवी खत्म हो गई, रिलीज हो गई, सुपर डुपर हिट हो गई, तो उसके बाद भी आज भी उनसे बात होती है जो फॉरेन के सारे आर्टिस्ट थे, टच में है या अब नहीं, आजकल नहीं है? नहीं, एक ही है टच में बस, वो जिसकी हमारे गूंगे से शादी हो गई है और उसके अभी जुड़वा बच्चे हैं। गूंगे वो बाघा नहीं था, अमीन, हाँ अमीन हाजी। उनकी किन तो से? शार्लेट करके एक लड़की है जो उसमें थी अंग्रेजों में जी, क्राउड में जी। तो उनकी शादी भी वहीं हुई थी, उसी मंदिर में लगान के, जो उसमें दिखाया गया मंदिर उसी में। तो कहने का मतलब है कि जो बागा की शादी की पटकथा है वो लगान की शूटिंग के दौरान लिखी गई। और तलाक भी हो गया है। रीना रॉय हीरोइन जी, वो उसकी वाइफ थी। अच्छा, ओके। क्या रीना राय जी, लेजेंड रीना राय, यस यस। ओके, तो ये नई जानकारी मिली आज हमें। तो उनके साथ तलाक हुआ और शार्लेट के साथ, आज भी शार्लेट उनके साथ है और 2 बच्चे हैं, बहुत खुश हैं, अच्छे हैं। तो लेकिन उनकी जो शादी की पटकथा है वो लगान पे लिखी गई है, तो वो ताउम्र लगान की उस शूटिंग में याद रखेंगे कि शार्लेट वहाँ से आई और उनके साथ उनका विवाह हुआ। आपकी एक दूसरी पिक्चर, शार्लेट का भाई भी था एक जी, और जो भाई एक क्रिकेट खेलता था, जिसको वो स्पिन पे आउट होता है ना, जो देख के ऐसे हैरान हो जाते हैं, पीछे से निकल जाती है। हाँ, वो यहाँ से ऐसे बॉल निकल गई और वो ऐसे हैरान, लंबा सा लड़का पीछे से निकल जाती है, वो उसका भाई है। एक कैरेक्टर लगान में और भी था, वो अंग्रेज मुच्छड़, हाँ, क्रिकेटर, खतरनाक बॉलर था। और जो मेन उनके कमांडर थे, उनका भी कोई वाकया ऐसा रहा शूटिंग के दौरान कि इनका भी? नहीं, सबसे हमारा इतना वो नहीं था जी। आपकी यशपाल जी दूसरी जो एक बेहतरीन फिल्म रही जिसके अंदर आपके चरित्र को, हम क्या है जी, लगान में शाम तक हमारी इतनी धूल मिट्टी हो जाती थी जी बदन पे, मेंटली फिजिकली एग्जॉस्टेड, आते थे जब शॉवर के नीचे तो इतनी मिट्टी निकलती थी हमारे नीचे, क्योंकि सारा शूट मिट्टी में हो रहा है। और जब हम बनियान उतारते थे तो ऐसा लगता था पहनी हुई है, इतना मतलब वो ये वाइट और बाकी सारा ब्लैक हो गया, सारा ब्लैक हो गया था। और फिर पैकअप के बाद 1 घंटा आराम करते थे हम थोड़ा सा, फिर आमिर और हम सब लोग पूरी टीम बैठते थे ताश खेलने। ताश वहीं सीखा मैंने, वो 1 रुपये वाला, 1 रुपये वाला जो था। नहीं मतलब ये तो ताश जो एक्चुअल ताश है जो 3 पत्ती, वो वहाँ सीखा। फ्लैश वो हाँ, भुज में सीखी, शूटिंग। और आमिर का ये कमाल का एक आशुतोष भी कि पूरी टीम एक साथ रहती थी उस वजह से, तो टीम वर्क रहता था, ना कोई लड़कियों के बारे में सोच रहा था, ना कोई आपस में एक दूसरे को लड़ाई कर रहा था, झगड़ा काट रहा है, ना किसी की चुगली हो रही थी। तो आमिर और वो रहते थे साथ में और खूब अच्छे से फिल्म की बातें होती थी, एंजॉय होता था, ये होता था। और उसके बाद रात को 12-1 बजे सोए, सुबह 5 बजे उठे, फिर से शूटिंग, ताकि आंखें भी ऐसी हो जाएं कि सारी रात इन्होंने प्रैक्टिस की है आंखों में। हाँ, दैट वाज स्ट्रेटजी, अच्छी स्ट्रेटजी, बिल्कुल बढ़िया, ताकि आंखों में नींद अगर होगी, पूरी टीम एक साथ रहे, रेस्टलेसनेस होगी थोड़ी सी, तो ऐसा लगेगा कि आंखों में पैशन है, थोड़ा सा फायर है। बिल्कुल। आपकी दूसरी फिल्म यशपाल जी जिसमें आपके अभिनय की बहुत तारीफ हुई, आपका कैरेक्टर चरित्र बड़ा जबरदस्त था, गंगा जल में सुंदर यादव का। प्रकाश झा साहब के साथ आपने कई फिल्में की है। मैं चाहूँगा कि पहले तो आप ये बताएं कि आपकी प्रकाश झा साहब के साथ एसोसिएशन कैसे हुई? गंगा जल का जो चरित्र था, क्योंकि उसमें थोड़ा सा जो डायलेक्ट है बोलने का, वो बिहारी एक्सेंट है और वो है, तो किस तरह की कोई आपने स्पेसिफिक उसमें प्रिपरेशन की थी, और ये जो उनके साथ एसोसिएशन हुई और जो रोल मिला वो किस तरह से, क्या उसका पृष्ठभूमि रही? देखिए, प्रिपरेशन तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जी, क्योंकि मैं बचपन से ही बिहारियों के बीच, यूपी वालों के बीच, हिमाचलियों के बीच, राजस्थानियों के बीच और ऐसे कई चपड़ासियों का मोहल्ला था, तो सब लोग सब लोगों के धर्म के लोग थे। तो कहीं भी मुझे सारी भाषाएं तकरीबन सुनी हुई थी। तो गंगा जल में आप हैरान रहेंगे कि मेरा रोल बिल्कुल भी नहीं था लिखा हुआ। जब इनिशियली कहानी जब शुरू पढ़ी मैंने जी, तो मैं बस खड़ा हूँ, पीछे पीछे घूम रहा हूँ, साधु यादव, हाँ, साधु यादव के, मेरे बाप के जी।
और हाँ, मैंने एक लड़की को किडनैप कर लिया है, गुस्सा हो गया। और बस ये डायलॉग, एक आध डायलॉग थे, ज़्यादा नहीं थे। लेकिन करते 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 शूटिंग करते करते मेरा रोल खिलता गया। और प्रकाश झा ने देखा कि ये बढ़िया कर रहा है, तो और मतलब उसके अंदर रोल दिए, डायलॉग जान डाल दिया। हाँ, डायलॉग डाल दिए, रोल भी बढ़ता गया और मतलब अच्छा बन गया। तो जैसे जैसे शूटिंग होती गई, रोल खिलता गया, बढ़ता गया। और जब एंड आया, जब देखा मैंने, तो मैं हैरान हो गया कि क्या बात है, ये प्रकाश झा का क्राफ्ट कमाल का है। क्या बात है। उनका जो सोच, जिस तरीके से टेरर उसका, इसकी गंगा जल की रिपीट वैल्यू बहुत है, जबरदस्त। आज भी आती है, तो देखते हैं लोग। आज भी है, मैं खुद देखता हूँ। हफ्ते में एक बार आ ही जाती है टीवी पे। गंगा जल आज भी जब भी आए तो वो चरित्र, वो अभिनय और वो उसका ओवरऑल सब चीज़ें देखने के लिए आज भी देखते हैं। और आज भी ऐसा लगता है कि ये नया है, ये पुराना नहीं लगता। ये कई लोग मुझसे पूछते हैं इंटरव्यू में ऐसे ही जी कि आप नेगेटिव रोल बहुत करते हैं, इसकी क्या वजह है? मैं बोलता हूं कि आपने मेरे रोल देखे ही नहीं है, आपने सिर्फ गंगा जल देखी है टीवी पे, वो भी कई बार देखे क्योंकि वो आती कई बार है, जैसे सूर्यवंशम। हाँ। तो इसीलिए हीरा ठाकुर और देख देख के एक लड़की ने बड़ा, मेरा पहला शो हुआ गंगा जल का, जब एडलैब में फिल्म सिटी में पहला ट्रायल हुआ देखने के लिए, तो काफ़ी लोग आए थे। तो इंटरवल में ये लेडीज़ खड़ी थी प्रकाश झा के साथ, और मैं जब आया उनके पास तो लेडीज़ डर के भाग गई। सुंदर यादव आ गया। हाँ, प्रकाश झा बोले, देखा तूने इस फिल्म का असर, ये टेरर है। हाँ, ये तेरा जो टेरर है वो ये है। क्या बात है। डर लग रहा है लड़कियों को, डेढ़ लेडीज को। मैं बोला, सर क्या करूँ, ये तो नुकसान हो गया है। नहीं चिंता मत कर, देखे जा। मैंने कहा चलो ठीक है। और एक लड़की, छोटी सी बच्ची है, 8-9 साल की होगी। मैं पेलिंग में, शिलोंग के पास, मतलब नहीं शिलोंग नहीं, मेघालय में ही पेलिंग एक जगह है जी, उसके पास में ही डैनी साहब के बियर की फैक्ट्रियाँ वगैरह हैं जी। तो वहाँ पर शूटिंग कर रहा था एक बार। तो एक छोटी सी बच्ची ने मुझसे कहा, अंकल आप ना गंदे आदमी का रोल बहुत अच्छा करते हो। बोला यार क्या बोल गई ये, क्या बोल गई, क्या ये मतलब कॉम्प्लीमेंट दिया है कि क्या है, इनोसेंसी में। पर उसने क्योंकि गंगा जल देखी थी 2-3 बार, तो अभी बच्चों तक ने देखी है, कहाँ मेघालय में देखी है, मेघालय, और इतनी आ चुकी है टीवी पे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गंगा जल सबसे ज़्यादा मोस्ट वॉच्ड फिल्म है मेरे ख्याल से, मेरी जितनी फिल्में आज तक की। मैं इसमें एक चीज़, जैसा आपने बात की कि वो लड़की वाली बात है उसने, तो कभी ऐसा भी कोई वाकया हुआ है यशपाल जी कि कहीं आप जा रहे हो, भीड़ में हो, इवेंट में हो, किसी ने अपने पेरेंट्स के साथ, लड़का लड़की हो, बच्चे हो, कहे पापा वो देखो सुंदर यादव, भाई आपका ओरिजिनल नाम ना जानते रहोगे, पापा वो सुंदर यादव। हाँ, बहुत लोग फोटो करवानी है सुंदर यादव, बहुत लोग हैं जी। मतलब आजकल तो मतलब ऐसा एयरपोर्ट पे बहुत हो गया है कि अरे यशपाल शर्मा है क्या आप, प्लीज़ एक फ़ोटो, ऐसे हो गया बहुत। लेकिन कई लोग हैं जो सुंदर यादव के नाम से ही जानते हैं। जी, कई लोग बच्चा यादव भी कहते हैं, बच्चा यादव कहते हैं, हाँ बच्चा यादव, बिल्कुल बिल्कुल। कई आपके मैं कहता हूँ बच्चा यादव मुकेश तिवारी है, मुकेश तिवारी है, बिल्कुल। हाँ, वो मुकेश तिवारी जी ने रोल प्ले किया था, इंस्पेक्टर वाला। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे को आपने बच्चा यादव का नाम लिया तो मुझे याद आ गया कि आपका इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट, जब आप जेल से छूट के आते हैं गंगा जल में, तो आपने कुछ इम्प्रोवाइज किया था उसमें, मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट में कुछ और लिखा हुआ था, तो आपने शायद जो है ना प्रकाश झा जी को बोला था कि जब बाहर आने के बाद आप बच्चा यादव से पहली बार मिलते हैं, तो मैं चाहूँगा। हाँ, नहीं मैंने इम्प्रोवाइज नहीं किया था जी, वो लंबा डायलॉग लिखा हुआ था, मैंने उसमें सारा काट के सिर्फ एक लाइन रखी थी। मैंने एक लाइन, ये बड़ी स्ट्रांग है, तो वो पीछे मेरे 2 गुंडे हैं ना जी, जैसे ही आता मुकेश तिवारी मेरे सामने, आंख मिलाते हैं हम दोनों, तो गुंडा बोलता है, सुंदर भैया कहो तो अभी टपका दें।
फिर मेरा डायलॉग था कि नहीं इतनी आसानी से नहीं मारेंगे इसको, तो कुत्ता की मौत मारेंगे, इतना जल्दी थोड़ी छोड़ेंगे इसको, एक बार उसी मारेंगे, ये बात थी। एक बार उसी एग्रेशन के साथ यशपाल जी हो जाए तो मजा आए। इतनी लंबी डायलॉग थी, नहीं बस इतना ही, नहीं सुनिए तो सही जी, इतना लंबा डायलॉग था, लेकिन वो सारा काट के उसमें से सिर्फ एक लाइन रखी, कुत्ता का मौत मारेंगे इसको। तो ये बात ये बात क्या बात है, कुत्ता का मौत मारेंगे, कुत्ता का मौत मारेंगे। बिल्कुल शांत, हिला भी नहीं मैं, आंख में आंख डाली, साइलेंट, पॉज, कुत्ता का मौत मारेंगे इसको। तो मुझे लगता है उसके बाद जो शूटिंग पे तालियां बजी होंगी इसके बाद के भाई साहब गजब कर दिया। नहीं बहुत बढ़िया, गजब कर दिया। और मुझे पे ही नहीं बल्कि हॉल में भी बजा। मुझे लगता है यशपाल जी कि आज भी कहना नहीं चाहिए कि कोई आदमी बुरी प्रवृत्ति का बने, गुंडा बने, लेकिन कोई अगर बनना चाहेगा तो भैया बनना है तो सुंदर यादव जैसा बनना है, नहीं तो साला बनना ही नहीं। अगर बनना तो ऐसा ही बनना है, इसी दबंगई का और इसी रौबदार का बनना है। क्या बात है, सही बात है। ये भी पता नहीं कॉम्प्लीमेंट है कि क्या है। चरित्र के लिए जीवन में बनना है तो यही रोल फॉलो करना। आपने कई रोल और भी हुए, शूल पिक्चर के अंदर आपका ललन सिंह, हाँ ललन सिंह था, फिर आपका अपहरण के अंदर बड़ा रोल जो गया सिंह का रोल, बड़ा शानदार रोल आपने उसमें भी किया। मुझे वो बेस्ट लगता है मेरा। हाँ, गया सिंह अपहरण का बहुत अच्छा लगता है। अब तक 56 और अपहरण आई थिंक बेस्ट परफॉर्मेंस मेरी, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस। आप पर्सनली मतलब ये मानते हैं कि जो गया सिंह का रोल आपने अपहरण में किया वो आप वन ऑफ द बेस्ट अपना अब तक 56 एंड अपहरण वाला, ये आप अब तक के बेस्ट मानते हैं। मेरे को एक यशपाल जी एक वाकया और याद आ रहा है कि शूल फिल्म के दौरान एक कोई वाकया हुआ था। आप लोग शूटिंग कर रहे थे, शायद मनोज वाजपेयी के साथ आप शूटिंग कर रहे थे वहाँ पर, शायद यूपी के कहीं या बिहार में कहीं जैसी जगह, वहाँ पर कोई वाकया और मैं चाहूँगा वो वाकया जरूर आप बताएं। बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया था। हाँ, वो मैं कपिल के शो में भी बोला था। जी, कुछ वो ऐसा था, वो गाना नहीं है यूपी बिहार लूट ले, मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। हाँ। तो क्या हुआ कि वहाँ पर शिल्पा शेट्टी तो आ नहीं पाई क्योंकि उसको बहुत डर लग गया, वो एयरपोर्ट से ही वापस चली गई जी, कि भाई माहौल यहाँ पर। हाँ तो वहाँ पर फिल्म का एंड दिखाया कि एंड दिखाते हैं। एंड क्या होता है, गाना बंद होता है पिस्टल से, और मनोज वाजपेयी पिस्टल मारता है और गाना बंद, और फिर वो आकर के उनको बोलता है इतना टाइम हो गया, इतने देर तक नहीं बजा सकते गाना। तो लेकिन जो वो पिस्टल चला रहे थे मनोज वाजपेयी, ये मोतिहारी की बात है जी, मोतिहारी में शूटिंग था बिहार के, तो सर्दियों के दिन थे जी, सब लोग क्राउड के इकट्ठा हुए पड़े थे, क्राउड चाहिए ही था हमको, तो किसी ने रोका ही नहीं कि हाँ भी देखने दो। तो मनोज वाजपेयी ने बोला यार ये चेकोस्लोवाकिया की पिस्टल इतनी मॉडर्न बिहार की पुलिस को कौन देगा, अभी के लिए कम से कम कोई और नहीं तो देसी कट्टा ही दे दो। देसी कट्टा तो लगे तो उसी की आती है। ये इतनी चमकीली सी, मतलब मुझे नहीं लग रहा कि बिहार पुलिस में एक इंस्पेक्टर को कोई देगा। तो उन्होंने इतना ही बोला था, 15-20 कंबल हटे और पिस्टल आई, बोले ये चलेगी ये चलेगी क्राउड में जो शूटिंग देख रहे थे। हाँ, जो शूटिंग देख रहे थे लोकल लोग, और वहां सायाजी शिंदे विलेन, उनकी विलेन गया भाड़ में। हम लोग गुंडे, हम भी अंदर तक हिल गए। मैंने कहा हम इनके बीच में शूटिंग कर रहे हैं क्या? 20 बंदूकधारी तो यहाँ खड़े हैं। तो उसके बाद तो उसने बोला भाई पैकअप। तो फिर शूटिंग हुई या नहीं? वहां नहीं हुई, फिर वो हैदराबाद में किया हमने भाई। वो पूरा गाना भी हैदराबाद में किया और पूरा वो उसी दिन पैकअप हो गया। वहीं पैकअप हो गया। क्या बात, क्या तो प्रकाश झा साहब को पहले पता नहीं था कि वहाँ क्या शूल? नहीं, प्रकाश शूल तो उनकी थी ना, ई निवास की, राम गोपाल वर्मा प्रोड्यूसर थे। जी। और ई निवास की पहली फिल्म, बिल्कुल। बड़े इंसिडेंट कमाल का है, जिंदगी है इंसिडेंट कमाल का, बताती रहती है क्या क्या आपने एक चरित्र ना, इसके विपरीत भी आपने एक अलग ट्रेट वाला कैरेक्टर निभाया था। कॉमिक मूवी थी, अच्छी मूवी थी, सिंह इज किंग। उसमें आपने पंकज उधास का जो रोल निभाया था, वो रोल आज भी जब हम सोचते हैं ना तो कहते हैं थोड़ी सी लाइट, इट गिव्स थोड़ी सी, जिसे मतलब टिकिंग बोन को थोड़ा फन अप करता है कि आज भी सोच के हंसी आई थी। वो जो चरित्र निभाया था, मैं चाहूँगा उसका कोई अगर कोई डायलॉग भी हो ना, जिस लहजे में आप बोलते थे
वो चीज़, उसका कोई वाक्य, उसका कोई इंसिडेंट जो मूवी के दौरान की, कोई पिक्चर बहुत बढ़िया थी सिंह इज किंग। नहीं वो हो गई, अभी तो इसका कुछ भी याद नहीं, बहुत पुरानी बात हो गई जी। अभी कुछ याद भी नहीं है मुझे। और बस इतना ज़रूर है कि सिंह इज किंग, राउडी राठौड़, ये फिल्में ठीक है, अच्छी लगती हैं लोगों को, लेकिन हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती एक्टिंग करके। इसीलिए मैं दादा लक्ष्मी के लिए बॉम्बे छोड़ करके यहाँ आया कि मुझे सेटिस्फेक्शन वाली फिल्म। आपको लग रहा है कि वही ट्रेट्स ऑफ रोल मिल रहे हैं? हाँ, मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं है ना थिएटर में, जैसे होता है नाटक करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, हर तरह के चरित्र निभाना। तो क्या करें ऐसा, मतलब कब तक करते रहेंगे ये, जिंदगी भर यही करते। इसीलिए एनएसडी किया है क्या, इसलिए ट्रेनिंग लिया है, इसीलिए थिएटर किया है। हरियाणा के लोग और इतने लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है कि भैया कुछ 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 अलग करो, कुछ हटके करो, जिसमें तुम हम क्या कर रहे हैं, वही राउडी राठौड़, वही सिंह इज किंग, वही सारे, हाँ उसी तरह के। मैंने कहा यार ये तो नहीं चलेगा यार। फिर मैं इसी से तंग आकर के दादा लक्ष्मी का मन बना मेरा कि कुछ हरियाणा में जाके अपनी मिट्टी का कुछ करते हैं, क्योंकि बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ था हरियाणा में। मैं उस पर बात करना चाहूँगा यशपाल जी कि जब आप आए और दादा लक्ष्मी का टॉपिक चुना, आपके मन में ये भाव कैसे थे कि दादा लक्ष्मी के ऊपर बनानी है? और उसमें मेरे ख्याल से कमोबेश आपने शायद 1.5 साल की पूरी रिसर्च करी, पूरे उसके डेटा। 1.5 साल नहीं, मेरे ख्याल 3-3.5 साल की रिसर्च है। तो उसमें मेरे को लगता है पूरे आपने जो तथ्य जुटाए, क्योंकि दादा लक्ष्मी से रिलेटेड जो जानकारियाँ थी, तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में डिटेल में बताएं कि जो दादा लक्ष्मी आपने करी, वो टॉपिक किस लिए चूज़ किया, क्या विशेष कारण था, और उसके लिए क्या क्या आपको इनिशियली रिसर्च मेहनत क्या क्या लगा उसमें? नहीं देखिए, एक तो मैंने मेन कारण बताया कि मैं उस तरीके के मोनोटोनस रोल करके थक गया था। बिल्कुल बिल्कुल। या तो मेरी फिल्में फेस्टिवल में जाती थी, पैसा नहीं कमाती थी, फेस्टिवल में जाती थी, नाम कमाती थी और अवार्ड जीतती थी, और या फिर ऐसी फिल्में होती थी जिसमें रोल कोई मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं थी। तो फिर मैंने एक फिल्म देखी, नट सम्राट। नट सम्राट, नाना पाटेकर की जी। उसमें एक एक्टर की कहानी है, जो एक्टर बूढ़ा हो गया है और उसके पुराने नाटक बहुत किए उसने, कमाल का एक्टर रहा है वो, मेन रोल कर चुका है। वो बंदा सारी जिंदगी अपनी सबकी भलाई करता रहता है, ईमानदार है, क्वार्टर पीता है डेली, अपने बच्चों के साथ भी वो बड़ा बड़ा साफ दिल है, काइंड हार्टेड। वो अपने बच्चों के नाम कर देता है अपना पूरा घर भी, ये भी, बोले ये तो है ही ना, मेरे को क्या चाहिए। और उसकी आदतों से परेशान होकर उसको घर से निकाल देते हैं ये लोग, उसकी वाइफ को भी। तो ये पागल हो जाता है। ये कहानी थी उसकी। मुझे लगा कि कोई सांगी हो ऐसा। हरियाणा में एक सांगी के ऊपर फिल्म बना, दादा लक्ष्मी ध्यान में नहीं था मेरे को, मैंने सुना भी नहीं था जी। ज़्यादा मैंने ना पढ़ा था ना सुना था ना सही बताऊं तो सिर्फ 2-4 लाइनें याद थी। एक नेपाली गाया करता, मेरी जहाँ मैं चांदी का काम करता था, कि लक्ष्मी चंद की टांग टूट गई, सांग बिगड़ गया सारा, आज बेटा खेल कूद ले, तड़का कर दूं न्यारा, और 203 का बल, ऐसे करके वो कुछ गाता था। सिर्फ उसके अलावा लक्ष्मीचंद मेरे लिए कुछ नहीं था, उसके अलावा कुछ नहीं सुना था, बस उतना ही सुना था बस। मुझे नहीं पता था ये कोई इंसान है ये या क्या है, वो तो बस ऐसे ही बाद में पता चला कि उनकी लिखी हुई रागनी है, उनकी गाई हुई है। तो नट सम्राट की मैंने फिर आकर के, राजू मान जी जो थे वो, उन्होंने मुझे बताया, उनसे मुलाकात हुई मेरी, बॉम्बे में ही आए थे वो किसी कारणवश, और मैं एयरपोर्ट से सीधा उनसे मिलने गया। मैंने उनको अपना आइडिया बताया, क्योंकि वो राइटर अच्छे हैं, मैंने लगा कि उनको लिखना चाहिए इस बारे में। तो मैंने अपना आइडिया बताया कि ऐसे ऐसे करना है। तो उन्होंने बताया कि अगर सांगी के ऊपर काम करना है तो हरियाणा के अंदर दादा लक्ष्मी चंद से बड़ा कोई सांगी पैदा नहीं हुआ। दादा लक्ष्मी तोड़ है एक, बाकी सारे
हैं, अच्छे हैं, बहुत हैं, लेकिन दादा लक्ष्मी जैसा कोई नहीं। तो उन्होंने मुझे एक पहला सीन सुनाया मरने वाला, एक आखिरी सीन सुनाया शव यात्रा का। तो मैं तो बोला मेरी फिल्म कंप्लीट है, बिगिनिंग एंड अगर मालूम है तो बीच का तो हम कर लेंगे, रिसर्च करके ढूंढ ढांड करके सब कुछ करके, और बिगिनिंग भी अच्छी है, एंड भी अच्छा है। तो फिर वहाँ से इसका जन्म हुआ कि दादा लक्ष्मी के ऊपर ही काम करना। मैंने वहीं उनको पता नहीं कितने 100 रुपये दिए थे, कितने दिए थे, मैं कहा ये सही है, लिखो आप। तो करते हैं। तो वहाँ से एक प्रकार से शुरुआत हुई। और दूसरा बड़ा कारण ये भी था, उन्हीं दिनों में मैं, ये शायद 2016 की बात है, उन्हीं दिनों में मैं पगड़ी देख चुका था, राजीव भाटिया, बिल्कुल। और फिर सतरंगी भी कर चुका था। सतरंगी भी, जी। और इन दोनों फिल्मों में पगड़ी देख के मुझे लगा ये तो इंटरनेशनल फिल्म है, ऑस्कर में जानी चाहिए। और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना इंस्पायर हुआ मैं कि अभी पूरा सूखा पड़ा हुआ है, उसके अंदर ये छींटे राजीव भाटिया ने दिए हैं, थोड़ा सा छिड़काव संदीप शर्मा ने किया है, कि मतलब यार अगर ऐसे हम करेंगे, सारे मिलके करेंगे तो बरसात कमाल हो जाएगा, बरसात होने लगेगी। हाँ। तो फिर मैंने दोनों फिल्में की, दोनों को नेशनल अवार्ड मिला, बिल्कुल। और दोनों की मैंने तकरीबन 10 से 15 दिन प्रमोशन की, बॉम्बे छोड़ के, पूरे हरियाणा में। बिल्कुल आपने की थी, हर जगह, हर थिएटर में जहाँ से रिलीज हुई थी, हर डिस्ट्रिक्ट में आप गए थे, हर कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, हर जगह, होटल में, कहीं कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये वो सब कुछ जो हो सकता था मैंने किया। बल्कि पगड़ी के लिए तो मैंने दुबई का मेरा शो भी कैंसिल करवा दिया, नसीरुद्दीन शाह के साथ नाटक था, पोस्टर लग चुके थे, वो भी मना किया मैंने। खैर ये तो खैर अलग बात हो गई। तो ये जो कारण थे ना, कि इन्होंने जो अलख जगाई है दोबारा से, क्योंकि बहुत लंबा गैप हो गया था, लाडो, बहुत ज्यादा है ना, बहुत ज्यादा, जो सुमित्रा हुड्डा जी की फिल्म थी, बिल्कुल बिल्कुल, उषा शर्मा जी की फिल्म थी, अरविंद स्वामी जी की जो फिल्में थी, इन फिल्मों के बाद बहुत बड़ा गैप हो गया था, मोर देन 2 decades, उससे भी ज्यादा हो गया। हाँ। तो आप सोचिए फिर उसमें क्या होएगा। तो इन्होंने थोड़ी सी इंस्पायर किया मेरे को भी, और मेरे मन में आया है कि फिर मुझे वो नट सम्राट मिल गई, जो मिल गई, नाना पाटेकर देखी, फिर मेरी ये बात हो गई, और फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं रुकूंगा नहीं, अब चाहे कुछ भी हो जाए, मन में सोच ली। क्या बात। फिर मैं जगह जगह जाने लग गया हरियाणा में, हर फंक्शन में, तो लोगों के साथ मेल जोल, बातचीत, पूछना, ये वो, खूब काम छोड़े मैंने बॉम्बे में, बहुत काम छोड़े, और 5 साल मैं इसी में लगा रहा। किताबें इकट्ठी करनी, ये पढ़ना, उनको ऊपर रिसर्च सारी उसके ऊपर, लोकेशन देखना, एक्टर ढूंढना, सिंगर ढूंढना, फलाना डिगड़ा, बहुत कुछ मन में चल रहा। और मैं सब कुछ, जब भी रात को 3 बजे भी उठूं तो ध्यान में आए कोई आइडिया, फटाक से मैं लिख लूं। डायरी में लिखते थे आप? लिखते रहता था मैं। तो इस तरीके से इसका जन्म हुआ दादा लक्ष्मी का। मुझे लगता है आपको शायद याद होगा, तो उस डायरी के अंदर जिसमें आप लिखते थे, उसमें मेरे साथ भी जुड़ा हुआ एक किस्सा है, अगर आपको याद हो तो। कौन सा? आपकी डायरी में, जिसमें आप लक्ष्मी चंद से रिलेटेड सारी स्क्रिप्ट, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नोट करते थे। हम एक कार्यक्रम में, इवेंट के लिए आप फरीदाबाद ही आए थे, तो आपकी जो डायरी थी लक्ष्मी चंद वाली, वो फ्लाइट में रह गई थी। हाँ, 2-3 बार बात हो गई है। हाँ, फ्लाइट में रही थी। आपने फिर मुझे फ़ोन किया कि दीपक जी, मैं यार फ्लाइट में आपके फंक्शन में आया था और मेरी फ्लाइट में वो रह गई, मेरी ट्रैक करके दो। फिर मैंने आपकी एयरवेज की टिकट मंगा के टिकट वालों से बात की, वो डायरी अरेंज की, और डायरी आपके मुंबई हाउस पे मैंने भिजवाई। यस। आपको एक और अच्छी बात बताता हूँ जी, 2 बार और गुमी ये 2 बार। अच्छा। हाँ, लेकिन इवेंचुअली मैं पढ़ता रहता था और फिर रखता था, भूल गया। हाँ। और दोनों बार मिली दादा लक्ष्मी का, ये बस ऊपर से। यस, क्या बात है। दोनों बार मिली मुझे, 3 बार मिली, मतलब 3 बार मिली। क्या बात है, क्या बात है। अगली बार मैं जब भी एयरपोर्ट गया, मैंने कहा यार वो ढूंढा, पाया कहाँ है। तो ये जो डायरी ढूंढवानी है ना, ये दादा लक्ष्मी चंद जी ने कहा, ये चिंता मत करो, ये मैं पहुंचा दूंगा तुम्हारे पास। आप मेरे लिए इतना बड़ा, मैं बोलने वाला था ये किस्सा और आपने बता दिया। हाँ, मेरे को याद आ गया। मैंने कहा ये आपने जो बात की ना, इससे जुड़ा मेरे को एक और किस्सा मेरे बड़े दिल के करीब है, क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ। यशपाल जी हरियाणा की मिट्टी से जुड़े हुए हैं, इसी मिट्टी में पैदा हुए, बड़े हुए हैं। आपने जब गंगा जल की थी, तो आपकी इस गंगा जल फिल्म को, आपके उस कैरेक्टर को उस साल के 4 बड़े अवार्ड शोज में नॉमिनेट किया गया था, बेस्ट फिल्म फेयर के लिए, आपके नेगेटिव शेड कैरेक्टर के लिए।
हम आईफा की बात कर लें, फिल्म फेयर की बात कर लें, जी सिने की, लेकिन शायद किसी में मिला नहीं आपको। स्क्रीन भी था, आईफा भी था, चार पांच थे। लेकिन उसके बाद आपको अगर सबसे बड़ा अवार्ड मिला था जब ने दादा लक्ष्मीचंद मिलाई, तो उसके लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, उसके लिए क्या मतलब फिर उस टाइम पे जब आपको गंगा जल के लिए मिला, तो कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए करियर की शुरुआत थी, सब जगह से एप्रिसिएशन, प्रेज मिल रहा था कि यार क्या गजब का किरदार निभाया, क्या मनोभाव रहे उस टाइम? क्या लगा कि यार, लगा था डिसअपॉइंटमेंट हुई थी या ये लगा कि नहीं? नहीं, देखिए मेरी बदकिस्मती कह लीजिए, या गंगा जल के वक्त, या इरफान खान की खुशकिस्मती कह लीजिए, उस वक्त गंगा जल और हासिल एक ही बार आई, एक ही साल में आई, और इरफान खान भी बेस्ट विलन के लिए नॉमिनेटेड थे। और जब इरफान खान को मिलता रहा हर उसमें, मुझे बड़ी खुशी होती थी कि कम से कम आज भी मैं देखो फख्र के साथ बोल सकता हूँ कि इरफान के साथ बेस्ट विलन मेरा था। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। मिला नहीं मिला, बेहतरीन और उम्दा कलाकार, अगर इरफान जी नहीं होते तो मुझे मिलता। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, क्योंकि बाकी कोई दौड़ में नहीं था। अब हुआ ये उन साल में कि जी सिने अवार्ड और आईफा अवार्ड, ये दोनों अवार्ड इरफान को नहीं मिले, और फिर मुझे भी नहीं मिले। तब मेरा विश्वास अवार्ड से हट गया। उसके बाद बेशक आप इतिहास उठा के देख ले, मैं कभी किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं गया। मैं आपसे अगला सवाल ये पूछने लगा था कि जो ये अवार्ड होते हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी और उसके ऊपर क्या कहीं पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह है, या 100% आपको लगता है? क्योंकि जो आपने बात कही, मैं उसी बात की तरफ आना चाह रहा था कि जो ये अवार्ड्स हैं जिस लेवल के, आर दे 100% ऑन जेन्युइन बेसिस, और देयर इज समथिंग विच इन्फ्लुएंस दीज थिंग्स ऑल्सो? नहीं सर, अभी तो ऐसा हो गया है कि अभी तो नेशनल अवार्ड पे भी भरोसा नहीं है, सच पूछिए तो। अभी तो किसी पे भी, मैं तो ऑस्कर पे भी बोलता हूँ, उसमें भी कहीं ना कहीं सिफारिश, या आपको लगता है कि पार्शियलिटी, और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार कि किसी ने कोई फेवरिज्म है, तो इसीलिए अब इस पे तो सवाल उठाना, आमिर खान ने तो छोड़ ही दिया था ना, वो तो इतने साल अवार्ड शोज पे भी नहीं गए, इसीलिए वो आता ही नहीं किसी अवार्ड शो तो क्या फर्क पड़ गया आमिर खान को? उनका स्टेचर तो दिनों दिन बढ़ता गया। हाँ, लगान से तो कुछ नहीं, उसके बाद इतनी फिल्में, इतना। लेकिन आपने ये यशपाल जी, बड़ी बात आपने कही कि जो राष्ट्रीय पुरस्कार है, इसके पीछे क्या हुआ? क्योंकि आपकी खुद की फिल्म को दादा लक्ष्मीचंद को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, तो आपको इसके पीछे क्या कारण है कि आपको लगता है कि आपका उससे भी आपको कहीं ना कहीं ऑथेंटिसिटी के ऊपर, या आपको लगता है कि सवालिया निशान है? नहीं, कोई चारा नहीं था ना, जब सर्वसम्मति से लोग बोल दें कि क्या फिल्म है। और मैं तो खुश इस बात पे हूँ कि 4-5 अवार्ड को लेकर के इसमें डिस्कशन चला है, क्योंकि मेरे जान पहचान के ही थे। हाँ, तो सभी लोग जो आधे लोग जूरी में, तो उन्होंने अवार्ड मिलने के बाद बताया, पहले शेयर नहीं कर सकते जी, कि भी उस टाइम वस्तुस्थिति तो डिस्कशंस ये हुई। डेब्यू डायरेक्टर, बेस्ट म्यूजिक, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस मेघना मलिक, कितने 3-4 अवार्ड थे जो डिस्कशन चल रही थी। बेस्ट म्यूजिक तो मतलब मैं तो हैरान हूँ क्यों नहीं मिला। फिर साउथ के लोग ज़्यादा थे, वोटिंग होती है, तो साउथ की फिल्म को मिल गया। वो भी अच्छा ही होगा, मतलब मैंने सुना नहीं, लेकिन अच्छा ही होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सब काम बेकार हैं, ऐसा नहीं होता है कभी भी। बट ये है ज़रूर कि कहीं ना कहीं जो जूरी का चेयरमैन है और जूरी के जो सदस्य हैं, उनके अंदर कुछ ना कुछ तो रहता है ना कि भाई ये चलो अपना आदमी है, इसको बढ़ावा दे देते हैं, इसको बढ़ावा कर देते हैं। मेरे को बड़ी खुशी हुई फौजा को जब 3 अवार्ड मिले, और मेरे पास, आप हैरान होंगे, उसके दौरान ही फोन आए कि भाई आपकी हरियाणा की एक फिल्म को हम प्रमोट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया अवार्ड मिल रहे हैं। मैंने कहा अरे क्या बात है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो उनको भी ये फक्र था कि भाई यशपाल जी को मिला था अभी लास्ट टाइम, तो अभी इसको मिल रहा है, तो यशपाल जी को बता दें। बिल्कुल। तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, मैंने कहा चलो गुड यार, वेरी गुड। तो लेकिन सारे अवार्ड ऑथेंटिक हैं, ये मुझे डाउट है। इस बात पे डाउट है। आज से ही नहीं, कई सालों से। जी, कई सालों से। मैं तो अभी नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े स्टारों को भी गलत अवार्ड मिले हुए हैं। और ये तो खैर समय समय पर यशपाल जी बहुत अलग अलग लोग हैं, ये बात उठाते भी रहे हैं। हाँ, दे पुट क्वेश्चंस ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑल दीज अवार्ड्स आल्सो। अब कितना बड़ा वो हुआ था जब टंडन को मिला था, रवीना टंडन को, और उसके
वो लेख टंडन थे वहाँ उसमें, और मैकमोहन के भी रिलेशन में थी, मैकमोहन भी उसमें, कुछ इस तरीके से बातें चलती रहती हैं, बहुत चला था। जी 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 जी। लेकिन वो हर बार कुछ ना कुछ होता है। हम कहते हैं ना, अरे यार किसको मिल गया ये, कि डिजर्विंग रहेगा, और ये पता नहीं यार ये इसको कहाँ से दे दिया। कितने लोग कितनी बढ़िया बढ़िया परफॉर्मेंस का। नट सम्राट का मुझे लगा था उस वक्त, नट सम्राट में नाना पाटेकर को क्यों नहीं मिला, पता नहीं किसको मिला, अनिल कपूर को मिला था शायद। बट क्योंकि अनिल कपूर कहीं भी नहीं टिकता था नाना पाटेकर के सामने, ये मैं सरेआम बोलता हूँ। बिल्कुल। नाना पाटेकर का जो परफॉर्मेंस है नट सम्राट में, वो किसी के सामने नहीं, कोई नहीं टिक सकता। लेकिन ये यशपाल जी आपने बड़ी सही बात कही, क्योंकि बहुत बार ऐसी बातें सामने आई हैं जिसमें ये कहा है कि एक एक्टर ने बड़ा डिजर्विंग परफॉर्मेंस दिया, बट ही वॉज नोवेयर गेटिंग द अवार्ड। तो ऐसा क्या हो सकता है कि दुनिया भर की अप्रिसिएशन मिल रही है, लोग वाह वाह कर रहे हैं, हर देखने वाला क्रिटिक्स वाह वाह कर रहा है, लेकिन जब अवार्ड देने की बारी आती है तो उसको अवार्ड नहीं मिल रहा। तो कहीं तो कुछ है इसका मतलब। वो तो आप भी जानते होंगे जी। सिस्टम ही कुछ ऐसा है कि टैलेंट के बेस पे बढ़ावा नहीं मिलता है, धर्म जाति और पार्टी देख करके अब ज्यादा हो गया है, और ये हो गया है, और ये मानना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय मतलब एक ऐसी वस्तुस्थिति है जिसको इट्स अ हार्ड फैक्ट, आप इनकार नहीं कर सकते। आप इनकार नहीं कर सकते। हर किसी के राज में ऐसा है, कांग्रेस के राज में क्या नहीं था ऐसा, सब जगह था। बिल्कुल। अब थोड़ा ज्यादा हो गया, बिल्कुल, लेकिन है। एक यशपाल जी हमने जैसे इसकी अवार्ड्स की बात की, जैसे बॉलीवुड की अगर हम बात करें तो नेपोटिज्म एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर ना मतलब पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा बात होने लगी, द नेपोटिज्म, द फैक्टर ऑफ नेपोटिज्म इज गेटिंग ओवर हाइप नाउ, कि भैया नेपोटिज्म का बहुत ज़्यादा फैक्टर है वहाँ पे। जो लोग बाहर से इंडस्ट्री में आ रहे हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, अगर मिलती हैं तो फिर उनको नेक्स्ट प्लेटफॉर्म तक जाने का मंच नहीं मिलता, उनको एक लेवल तक ही सीमित कर दिया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे इस जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जो नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, विदाउट गॉड फादर हैं, और जो नेपोटिज्म का जो है ओवरऑल, मतलब हाउ डू यू सी दैट? देखिए, नेपोटिज्म का मैं सबसे बड़ा एक मानता हूँ एक चीज़, एक बाप है, स्टार है या बड़ा डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, उसका बेटा हीरो बनना चाह रहा है, अगर वो अपने बेटे को हीरो नहीं बनाएगा तो उसमें गलती क्या है? नंबर एक, क्या प्रॉब्लम भाई? बिल्कुल ठीक बात। हर बाप चाहता है कि मेरा डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनाता है अपने बेटे को, क्या गलत है ना? मैं तो एक ऐसे प्रोड्यूसर तक को जानता हूं जिसका बेटा नकारा है और वो कम से कम 7 फिल्में लॉन्च कर चुका है ना? तो अगर बाप अपने बेटे को प्रमोट करना चाह रहा है, नहीं वांट टू इनकरेज, कर रहा है तो करने दो भाई, उसका पैसा जा रहा है, किसका जा रहा है पैसा? बिल्कुल। गलती कहां होती है, प्रॉब्लम कहां होती है? जब आप दूसरे किसी टैलेंट को दबाते हो जो आना चाह रहा है, या वो डिजर्विंग है उसको काम नहीं दे रहे हो और अपने बेटे को दे रहे हो, या अपने किसी रिलेटिव को, या उसको हटा रहे हो रास्ते से, तब गलत है। आज के ज़माने में एक भिखारिन गाना गा करके इंस्टाग्राम पे सारी दुनिया में फेमस हो रही है। बिल्कुल। मद्रास में एक लड़की ने आंख मार के पूरी दुनिया के अंदर नाम कमा लिया, रातों रात विंक से फेमस हो गई, अपने रातों रात फेमस हो गई पूरी दुनिया में। बिल्कुल। तो ऐसे में ये बात करना कि मेरे को चांस नहीं मिला, गलत है, क्योंकि आज सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, और आज अगर आपके अंदर टैलेंट है, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। बिल्कुल सही बात है। आज नहीं तो कल, ये नहीं तो वो देगा, वो नहीं तो वो देगा, काम रास्ता बन जाएगा आपके पास। पहले तो ये फैसिलिटीज नहीं थी। आप देखिए ना, जब पहले मोबाइल, तो अभी नेपोटिज्म को और सरकार को दोष देना बंद कर देना चाहिए। कई लोग सरकार को भी दोष देते हैं, क्योंकि लिमिटेशन है ना। अगर एक दायरा है उन लोगों का, एक सर्कल है, तो लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज का प्लेटफॉर्म भी बड़े हैं कि वो प्लेटफॉर्म अपने घर बैठे आप क्रिएट कर सकते हो, और आपको खुद नहीं पता कि अगले दिन पूरी दुनिया भर में आप छा चुके होंगे। बिल्कुल। अभी देखिए ना, पायल कपाड़िया की फिल्म है जी, वो तो किसी नेपोटिज्म की वो नहीं है, किसी सरकार ने हेल्प नहीं की है। आज वो कांस में भी नाम कमा चुकी है, ग्लोबल गोल्डन ग्लोब में भी अवार्ड में नाम कमा चुकी है, ऑस्कर में भी नॉमिनेट हुई है। तो अगर आपके काम में दम है तो फिर कोई रोक नहीं सकता। ये वही पायल कपाड़िया है जिसको
पूना FTI से निकाल दिया गया था। यस, गजेंद्र चौहान जी थे उस वक्त जी जी, चेयरमैन। बड़ा इशू था, मुझे तो बाद में नहीं पता लगा, जब इसकी फिल्म आई तब मुझे तब पता चला होगा कि एग्जैक्टली ये पायल कपाड़िया कौन है। हाँ बिल्कुल। तो ये टैलेंट तो ऐसे छुपता नहीं ना, किसी के दबाने से दबेगा नहीं। आजकल यशपाल जी अगर हम बात करें बॉलीवुड के साथ साउथ की जो मूवीज़ हैं, साउथ का जो जिस तरह से क्वालिटी ऑफ वर्क हो रहा है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। हाउ डू यू सी, आप कैसे देखते हैं जो बॉलीवुड के अंदर और जो साउथ के अंदर है, क्या डिफरेंस लगता है क्वालिटी ऑफ वर्क में, किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि साउथ के लोग रिस्क बहुत लेते हैं, पैसे का भी और सब्जेक्ट का भी। मतलब पुष्पा जैसी फिल्में बनाना, चंदन की लकड़ियों का व्यापार के ऊपर, उसकी स्मगलिंग के ऊपर, और जापान जाके शुरुआत करना क्या यहाँ सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते, बिल्कुल। तो ऐसा रिस्क बहुत लेते हैं। ये तो हो गया कमर्शियल एस्पेक्ट, जो कि बॉलीवुड से थोड़ा आगे है। दूसरा जहां बॉलीवुड से बहुत आगे है साउथ, वो मलयालम सिनेमा। ऐसे ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे ऐसे जो हमने नहीं देखा, हम लोग नहीं देख पाते। नेटफ्लिक्स जाके देखिए, अमेजन, OTT प्लेटफॉर्म सारे भरे पड़े हैं, देखिए भरे पड़े OTT प्लेटफॉर्म से सारा। कमाल कमाल की तमिल फिल्में और तेलुगु फिल्में और मलयालम फिल्मों ने तो बवाल मचाया हुआ है। तो कहाँ टिकेंगे हम? लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री इतना पुराना, 100 साल से ज़्यादा पुराना इतिहास, मतलब जब इतने टाइम से चलते आ रहे, तो ग्रेजुअली क्या ये जो ग्रोथ है बॉलीवुड की स्टैग्नेंट हो गई है, या वो लोग आगे बढ़ गए हैं, या यहाँ पर वो क्रिएटिविटी नहीं? अगर वो दूसरी साउथ के जो इंडस्ट्री वाले, सिनेमा वाले लोग अगर उस लेवल की चीज़ें सोच पा रहे हैं, सो व्हाई नॉट इन बॉलीवुड? देखिए, बॉलीवुड में शाहरुख खान ने ट्राई किया है, और जवान, पठान अच्छी खासी हिट रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और सोलो, मतलब नाम है उसका, जिसकी वजह से हिट हुई है, वो उसकी स्टार पावर है। हमारे यहाँ स्टार पावर आज कोई भी ऐसी नहीं है। भी साउथ के चुने थे एटली। हाँ, एटली बेसिकली इज ए एक्शन डायरेक्टर। मैंने भी की एक फिल्म एटली के साथ। जो उनके अंदर नेगेटिव ट्रेड किया वो भी विजय सेतुपति ने किया। हाँ, जवान में। हाँ, दैट इज आल्सो फ्रॉम साउथ। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको समझनी चाहिए कि कमर्शियल में या तो बनाओ बाहुबली, बिल्कुल ऐसा, लार्जर देन लाइफ, और या फिर बनाओ मलयालम सिनेमा जैसे कंटेंट स्ट्रॉन्ग और अलग सब्जेक्ट, नए नए सब्जेक्ट। आप क्या करते हो, हॉलीवुड की कॉपी कर ली, साउथ की कॉपी कर ली, आप बनाने लगे फिल्में, और फिर आप उसको ऑस्कर में भी भेजने लगे। तो आज यशपाल जी जो टाइम है वेब सीरीज़ का, OTT प्लेटफॉर्म्स का, जितने अलग अलग तरह के OTT है, क्या लगता है कि बॉलीवुड के लिए जिस तरह से आज अगर कंपैरेटिवली बात करें, आज से 20-25 साल पहले एक फिल्म रिलीज होती थी, नेक्स्ट लेवल क्रेज़ था। दो चीज़ों के अंदर जो बेसिक चेंजेस आए हैं। पहले फिल्मों का पैरामीटर होता था सक्सेस का कि आपकी पिक्चर कितने हफ्ते चली, 25 हफ्ते चली, 40 हफ्ते चली, 50 हफ्ते। आज बात होती है करोड़ों की, 50 करोड़, 100 करोड़ हो गई, 200 करोड़ हो गई, चाहे पिक्चर आपकी 10 दिन में धराशायी हो जाए, सिर्फ आपने बॉक्स ऑफिस की कलेक्शन देखनी है। तो एक पैरामीटर तो जो बॉलीवुड की पिक्चरों का सक्सेस का जो बदला है, वो किसने बदला है? वो इन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर्स ने, प्रोड्यूसर्स ने बदला है, क्योंकि उनको लगता है कि फिल्मों का वो जो टाइम पीरियड था, वो शेल लाइफ बहुत छोटी हो गई है। मतलब आज बहुत रेयर होगा कि कोई फिल्म 25 हफ्ते चल जाए किसी थिएटर में, क्योंकि लोग हर 5 हफ्ते बाद या 6 हफ्ते बाद OTT प्लेटफॉर्म्स पे आ जाती है। तो क्या लगता है कि ये जो OTT और जिस तरह से सोशल मीडिया इतना ज़्यादा वास्ट हो गया है, इतना फास्ट हो गया, रैपिड हो गया है, तो कहीं ये बॉलीवुड के लिए ऑलरेडी खतरा लग रहा है? तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि धीरे धीरे बॉलीवुड विल इवैपोरेट, और जो ये सुपरस्टार्स रह गए, मुझे लगता है दे विल बी द लास्ट ऑफ द सुपरस्टार्स इन बॉलीवुड? नहीं, देखिए, पहले तो मल्टीप्लेक्स नहीं थे ना, इतने सिनेमा हॉल भी नहीं थे, मॉल भी नहीं थे, सिंगल थिएटर थे, तो कमाई उसी हिसाब से होती थी। आज क्या है कि आज टिकटों के रेट भी बढ़ गए हैं समय के अनुसार। हमारे टाइम में तो 80 पैसे की स्टूडेंट्स के आई कार्ड से 80 पैसे की मिलती थी। हाँ, तो अभी 2 रुपये की टिकट मिल जाती थी, 1.5 रुपये की टिकट मिल जाती थी, 1 रुपये 20 पैसे की टिकट मिल जाती थी। तो अभी उसी हिसाब से पैसे की भी कीमत बढ़ी, सिनेमा हॉल भी बढ़े, और उनका है कि कितने हॉल में लगा के जल्दी से जल्दी, पहले दिन कितनी कमाई हुई, कितनी कलेक्शन हुई। भी 50 करोड़ आ गई एक दिन में, भी हमने 500 थिएटर्स में लगा दी।
तो ये बहुत ज़रूरी है। जैसे अभी मुझे लगता है कि अभी कॉरपोरेट का ज़माना है, ज़्यादातर कॉरपोरेट लोग घुस गए हैं, कंपनियां बड़ी बड़ी, रिलायंस टाइप जैसे, और ये जियो सिनेमा आ गया है, और बहुत सारे कंपनियां ऐसी हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूट करती हैं फिल्मों को। उनका मकसद ही अलग है। 2,000 प्रिंट विदेशों में और सारे इंडिया में लगा करके 2-3 दिन फर्स्ट उसमें ही पता चल जाता है शुक्रवार शनिवार इतवार में क्या होगा, आगे क्या होगा, है ना। बिल्कुल। तो वो इसी में अगले हफ्ते तक तो पहुंचने की जरूरत, अगले हफ्ते तक तो या तो टेक ऑफ करेगा या धराशायी। हाँ, और फिर क्या है, बड़ी फिल्मों का जमाना है। छोटी छोटी फिल्म जो होती हैं बेचारों को सिनेमा हॉल नहीं मिलता, उनको रिलीज करने के लिए तड़पते रहते। ये भी बहुत बड़ी समस्या है। एक आपने अभी यशपाल जी कार्तिक आर्यन के साथ एक अभी आपकी लेटेस्ट रिलीज हुई थी चंदू चैंपियन, कैसा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा कार्तिक आर्यन के साथ? एक यंग कलाकार है, अच्छी फिल्म्स कर रहे हैं, अच्छा नाम है, कई रिसेंटली फिल्म्स उनकी सक्सेसफुल रही, और एक बड़ी रियलिस्टिक जिसको बोलते हैं कि एक रियल स्टोरी के ऊपर बेस्ड पिक्चर थी चंदू चैंपियन। कैसा ओवरऑल, हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस वर्किंग इन दैट फिल्म और कार्तिक आर्यन के साथ काम करना? माइंड ब्लोइंग। कबीर खान इज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर। कबीर खान इज अ जेन्युइन डायरेक्टर, सच्चा डायरेक्टर। मुझे बहुत कमाल लगता है उसका। ही रिस्पेक्ट सो मच टू द एक्टर्स का, इतना रिस्पेक्ट करता है, और बहुत अच्छे से कहानी के अनुसार ये वास्ट फिल्म बनाता है। छोटे में नहीं समझ रहता है। एक छोटा सा सीन में पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है ऐसा ऐसा होगा, लेकिन जब मैं देखता हूँ उसका एग्जीक्यूशन, तो बाप रे, इतना बड़ा विशाल फ्रेम होता है, कमाल है। और यही पसंद है मुझे, उसकी डिटेलिंग भी कमाल है। पहले भी मैंने एक फिल्म की थी ट्यूबलाइट, सलमान के साथ, हाँ। और ये कार्तिक आर्यन की बहुत, कार्तिक ने जो अपने आप को साबित किया है ना इसके अंदर, फिल्म कैसी गई, कितना कमाया, भाड़ में जाए, लेकिन कार्तिक ने क्या किया है इसके अंदर वो दुनिया याद रखेगी। ही इज ब्रिलियंट। गजब का रोल किया, गजब का काम किया है, और गजब की मेहनत की है अपनी बॉडी के ऊपर, और गजब का मतलब उसने क्या नहीं किया, उसने पूरी जिंदगी अपने आप को पूरा झोंक के रख दिया गरम तवे पे। आपने यशपाल जी कई दिग्गज कलाकारों के साथ, एक्टर्स के साथ काम किया, अजय देवगन के साथ किया, आमिर खान साहब के साथ, सलमान खान, अक्षय कुमार, इन जो सारे, क्योंकि कोई जो भी ग्रेट एक्टर्स हैं, एवरीबडी हैज समथिंग यूनिक स्पेशल। इन सब के अंदर कोई ऐसी खास बात ड्यूरिंग आपने जो ऑब्जर्व की हो वाइल वर्किंग देम, सबके साथ अलग अलग एक्सपीरियंस रहा होगा। सो ओवरऑल वी वांट टू नो दैट द एक्सपीरियंस इज वर्किंग विद ऑल दीज पीपल, जो बड़े नाम। नहीं, अलग अलग ही रहता है जी। कोई सेट के ऊपर, क्योंकि सुना है कि अजय देवगन जो है बड़े थोड़े जो है ना फिरकीबाज हैं। थे अच्छा, अभी नहीं, गंगा जल तक थे। अच्छा, गंगा जल तक थे। हाँ, अपहरण तक आते आते ठीक हो गए। अच्छा, गंगा जल तक आके बहुत प्रैंक वगैरह खेलते थे। हाँ, तबरेज आलम ने ठीक कर दिया। ये तो मुझे नहीं पता किसने किया, लेकिन गंगा जल तक बहुत थे। क्योंकि मैंने सुना है कि अजय देवगन जो है बहुत प्रैंक वगैरह, मजाक वगैरह करना। अखिलेंद्र मिश्रा के साथ तो कमाल ही कर दिया था मेरे ख्याल। उन्होंने उनके बिस्तर पे खून वून लगा दिया था, और फिर उनको बोला था यार यहाँ पे ना कोई भूत आता है। अच्छा। और फिर वो डर गया था खाना खाते खाते, और वो चला गया रूम पे, और वहाँ खून लगा हुआ। तो उसने फोन किया नीचे, अरे सुनो ये क्या है। तो सब लोग सुन रहे थे वहाँ बैठे। तो ऐसे ऐसे प्रैंक वो करते रहते हैं, लेकिन अभी बहुत सीरियस हो गए हैं, क्योंकि उनको पता चल गया है कि उम्र के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी, शादी, फिर प्रोड्यूसर बन गए, फिर बहुत कुछ हो गया। बच्चे बड़े हो गए अब तो। बच्चे मुझे लगता है कुछ साल में लॉन्च हो जाएंगे। हो तो गए भी, युग हो गया। ये आज़ाद फिल्म आई है जो परसों नरसों। तो बाकी जो अक्षय कुमार, सलमान खान और आमिर खान साहब, इनके साथ कैसा वाज द एक्सपीरियंस? और इनमें कोई ऐसी विश जो आपको लगता है, क्योंकि कोई ऐसा आर्टिस्ट है नहीं, इतना बड़े कलाकार बने, तो दे मस्ट हैव समथिंग यूनिक, जो मतलब मुझे लगता है कि आपको शेयर करने लायक बातें हो जो इनके साथ शूटिंग सेट्स। नहीं, ठीक है, नॉर्मली है, मुझे ऐसा कोई खास वो नहीं। नाना पाटेकर के साथ मुझे बहुत मज़ा आया काम करके, बिकॉज उसके बारे में मुझे जब अब तक 56 मिली थी तो लोगों ने बताया था यार ये बहुत गालियां बकता है, ये थप्पड़ देता है, मार देता है।
तो मेरे को वो वाकई में ही ऐसे करते हैं जैसे वो एक्ट जब नहीं ऐसा नहीं करते। जब साइन करने गया तो डायरेक्टर को, शिमित अमीन को मैंने बोला, देख भाई मैं जाट आदमी हूँ हरियाणा का, नाना पाटेकर मारेगा तो मैं उल्टा मारूंगा, नाना पाटेकर गाली बकेगा तो मैं उल्टी गालियां बकूंगा, सीनियर जूनियर मैं फिल्म छोड़ दूंगा, बाकी गया भाड़ में, अपने से नहीं सहा जाता जो मैंने सुना है। तो नो 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 ही इज चेंज नाउ, यू अंडरस्टैंड, आई हैव सीन हिम, डोंट वरी। तो उस वक्त तक नाना पाटेकर कुछ काम नहीं मिल रहा था उनको, अब तक 56 वर्ष तक कम बैक, एंड बिलीव मी मैंने इतने महीने काम किया उनके साथ, फिल्म की शूटिंग किया, एक बार भी बदतमीजी नहीं, और मुझे बोला गया था कि ये सीन कटवा देता है, एक सीन नहीं कटवाया। कमाल का कोऑपरेटिव और सजेशन देने वाला, गाइड करने वाला, इतना कमाल का यार तो ये परसेप्शन कौन बनाता है कि गालियां देता है? मैंने पूछा ये कौन बनाता है? ओल्ड मोंक पीते थे वो, ओल्ड मोंक मैंने पिया उनके साथ बैठ के एक दिन। तो मैंने पूछा मैंने कहा सर आपके बारे में ऐसे ऐसे बोला था मुझे कि आप बहुत मार देते हो, पीट देते हो, गालियां बकते हो। तो बोला यशपाल जो टेढ़ा होगा ना उससे टेढ़ा ही सब बनना चाहिए उसके सामने, ये कई सियाने बनते हैं ना, मेरे को सहा नहीं जाता। तो बात तो सही है ना। बोलते हैं कोई जब एक्सप्लॉइट करता है किसी गरीब को, या कोई ऐसा करता है, कोई वैसा सियाना बनने की कोशिश करता है, टैलेंट है नहीं दिखाने की कोशिश करता है, मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि झूठ मत बोल, तब मेरे को गुस्सा आता है। बात तो सही है। तो नाना पाटेकर ये परसेप्शन बनाने वाले लोग हैं, जो उल्टे लोग होंगे तो फिर उल्टे को तो फिर उल्टा ही, हाँ बिल्कुल सही आदमी नहीं होगा, हाँ उल्टे को तो फिर उल्टा ही जवाब मिलेगा। एक यशपाल जी आपकी ना स्टेटमेंट बड़ी मशहूर हुई थी कि भाई साहब 100 साल की ज़िंदगी जरूरी नहीं, उसके लिए 100 साल जीना जरूरी नहीं है, साला एक दिन में ऐसा काम कर दो कि 100 साल जितना नाम कर जाओ। ये राउडी राठौड़ का डायलॉग है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं आपने कई जगह बोला, तो ये लगता है जैसे यशपाल जी के ना दिल से आवाज़ आती है, ये सिर्फ डायलॉग ही नहीं है, ये आवाज़ आती है कि भाई साहब नहीं, वो तो एक एक्टर की खासियत होनी चाहिए कि जो बोल रहा है वो स्क्रिप्ट का डायलॉग ना लगे, वो अंदर से निकली हुई आवाज़ ही लगे। क्यों इरफान अच्छा लगता है? बिल्कुल इसलिए क्योंकि वो फ्रेश लगता है कि अभी अभी बोला, लिखा हुआ याद नहीं किया, स्क्रिप्टेड नहीं है, बिल्कुल सही बात है, याद नहीं किया। हाँ अभी 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 तो बोला इसने, अभी हाँ अभी किया, अभी आया ध्यान में, हाँ अभी ध्यान में एकदम बोलिए, क्या बात है। आपकी पिक्चर बड़ी मशहूर है, उसमें चरित्र भी गैंग्स ऑफ वसेपुर, गैंग्स ऑफ वसेपुर का तजुर्बा कैसा रहा? अभी शायद दोबारा भी चर्चा में सुनने में आ रहा है कि दोबारा भी आ सकती गैंग्स, तो कैसा ओवरऑल गैंग्स ऑफ वसेपुर का कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा था, उसमें बहुत ज़्यादा करने को कुछ था नहीं, लेकिन मैं उस रोल में भी ऐसा नहीं करना चाहता था कि उसमें खूब सारी वेरिएशन डाल दूं, उसमें खूब सारी एक्टिंग कर दूं। मैंने कहा एक करैक्टर पकड़ के चलो, सीरियस सिंगर, अपने आप को किशोर कुमार समझना, और चाहे वो बेसुरा हो लेकिन सोचना ऐसे कि जैसे मैं मोहम्मद रफ़ी हूँ, और सुर वुर मतलब अंदर अंदर चल रहा है ऐसे, इसलिए वो याद करता रहता है, आ जाता है सामने। तो बस ऐसे ही कम करने में ज़्यादा समझ में आया लोगों को। अगर मैं खूब सारा करता ना, खूब एक्टिंग करता ये करता को, तो शायद नहीं, वो जितना सीरियसली किया मैंने उतना कॉमेडी निकला। वो भी आर्टिस्ट का कमाल है। हाँ वो बस मुझे लगा कि इसको ऐसा ही करना चाहिए, बॉलीवुड के अंदर यशपाल जी आपके स्ट्रगलिंग दिन से लेके आज तक सबसे खास जिसको बोलते हैं ना कि दोस्त हो, बडीज हो, कि जिनके साथ रेगुलर उठना बैठना, भी शूटिंग करी, प्रोफेशनल काम है, अपना काम किया, आ गया, लेकिन 2 4 5 दोस्त ऐसे हैं या 1 2 ऐसे हैं कि रोज़ जिनसे बात करना, दिल की बातें करना, और जिनके साथ एक ऐसी अब तक की जर्नी चली आ रही, कोई बिल्कुल खास बॉलीवुड के अंदर जो आपके भिन्न मित्र? न कोई नहीं, कोई मित्र नहीं, सबके साथ बस हरियाणा के ही हैं, और वो भी वहाँ आ गए अब तो, रामपाल बलारा जी, बाकी एक तो जो आपके योगेश भारद्वाज है जी, बाकी कोई ऐसे कोई है नहीं जिनके साथ बहुत बातचीत रहती है लगातार। जैसे आपके स्ट्रगलिंग डेज के राजपाल यादव और वो जो उस टाइम रहे नवाजुद्दीन सिद्दीकी एंड ऑल दैट, सब टाइम टू टाइम, मतलब कभी कभार। हाँ। और कोई ऐसा भी है जिसको लगता है कि आपको टाइम में यशपाल जी कोई जो करंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, हरियाणा की बात भी करेंगे, बॉलीवुड के जो कमिंग आपके प्रोजेक्ट्स हो या साउथ के कोई कमिंग प्रोजेक्ट्स हो जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो अभी? वेलकम टू द जंगल है जी, अभी फिल्म शूटिंग बाकी है।
चर्चा कई टाइम से चल रही है, टीजर वीजर भी आया है, बहुत सारी मल्टी स्टार कास्ट हाँ, बहुत स्टार हैं, मल्टी स्टार अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, राजपाल यादव, ये अभिषेक कृष्णा अभिषेक है, रवीना टंडन है, बहुत बड़ी कास्ट है प्रभु। जैकी क्योंकि टीजर काफी टाइम से उसका सोशल मीडिया और इंटरनेट पे जलाल है, दलेर मेहंदी है, मुकेश तिवारी है, बहुत लोग हैं। तो इसलिए अभी तो आधे भी नाम नहीं लिए मैंने, तो इसमें टाइम है अभी। फिर ये है एक रेड 2 जो अजय देवगन के साथ है, वो आने वाली है अभी जी। फिर एक है ये लड़की टी सीरीज की फिल्म है, अभी शूट करके आया मैं, कॉमेडी फिल्म है, और क्या नाम है यार, लड़की कमाल की या कुछ लड़की कुछ तो है कि नाम है, मैं अभी भूल रहा हूँ। वो करके आया हूँ, कंप्लीट कर लिया हूँ वो फिल्म होगी। एक 7 मार्च को वेब सीरीज रिलीज होगी जी, दुपहिया, ये भी कॉमेडी है। अच्छा, क्या बात है, अमेजन प्राइम पे, क्या बात है जी। फिर एक नेटफ्लिक्स दुपहिया ये तो दुपहिया क्या फैमिली वो लग रहा है जैसे दुपहिया कोई पारिवारिक कहने होते ना कि 2 पहियों की गाड़ी चलती है, ऐसा नहीं, एक मोटरसाइकिल के ऊपर है। अच्छा, वो ओके दहेज के मोटरसाइकिल के ऊपर। अच्छा, दहेज, क्या बात है, क्या बात है, तो बहुत बढ़िया। चलिए, आपने हिंट दे दिया और बड़ा इंटरेस्टिंग हिंट दिया है कि आपने, बहुत बढ़िया है, सबको देखना चाहिए, ये इंटरेस्टिंग हिंट दिया। तो 7 मार्च को फिर एक सिविल लाइंस आएगा, सिविल लाइंस, वो जरूर देखना, वो भी कॉमेडी है। वो भी वेब सीरीज पे आ रहा है? वेब सीरीज है, सोनी पे आएगा। सोनी पे आएगा, अच्छा। वो कब रिलीज हो रही है? वो थोड़ा अभी 3-4 महीने लगेगा जी। फिर एक गार्डियन ऑफ द कंट्री, ये लेकिन नाम चेंज होगा। ये भी आर्मी के ऊपर है, और मैं फादर सन के रिलेशनशिप के ऊपर है, तो मैं फादर बना हूँ। बहुत ही कमाल की मेरी वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है ये आएगी साल के एंड तक। और एक ग्लोरी है, ग्लोरी वेब सीरीज है जो हरियाणा बैकग्राउंड पे है जी, और कुश्ती मतलब पहलवानों के ऊपर है। उसके ऊपर क्राइम जो है, उनके भीतर जो क्राइम होता है उसके ऊपर है। वो अभी नेटफ्लिक्स पे आएगा। ओके, तो ऐसे कुछ काम है अभी फिलहाल। हरियाणा के लिए बात करते हैं यशपाल जी, आपने दादा लक्ष्मी फिल्म बनाई हरियाणा के अंदर, क्योंकि जिस तरह से आपने कहा कि 2-3 लोगों ने और भी पहले प्रयास किया, आने वाले टाइम में हरियाणा को लेकर यशपाल शर्मा जी के माइंड में कोई विजन, कोई थॉट प्रोसेस, कोई मोटिव, क्या हरियाणा की इंडस्ट्री को अपलिफ्ट करने के लिए ये प्लान होना चाहिए, कुछ तरह के प्लान्स आपके माइंड में हो? हाँ, लेकिन मैं अभी पहले की तरह मतलब हवा में या आंख मीच के उसमें नहीं जाना चाहता हूं कि मैं खूब काम छोड़ता रहूं, खूब नुकसान करता रहूं, परिवार से दूर रहूं, परिवार से दूर भी रहे। तो मैं अभी थोड़ा सा प्लान्ड वे में करूंगा, जो भी करूंगा जी। पार्ट 2 का अगर करूंगा तो प्लान्ड वे में करूंगा, या 1-2 फिल्में और हैं हरियाणा की जो करना चाह रहा हूँ, हरियाणा बैकग्राउंड पे हिंदी जी, वो भी प्लान्ड वे में करूंगा, ताकि मैं सोच समझ करके कैलकुलेट करके टाइम कितना, पैसा कितना, शूटिंग कितने दिन, और उस तरीके से करके, ताकि तो वहाँ का काम भी सफर ना हो, यहाँ भी बैलेंस आउट हो जाए। बिल्कुल। यशपाल जी, जब पहली बार आपको जब थोड़ा फेम मिला, पिक्चर के अंदर रिकग्निशन मिला, लोग मिला, कहते हैं लोगों की नज़रें बदल जाती कि भैया उससे पहले अगर आप पास से जा रहे हो तो कोई पूछ नहीं रहा है, लेकिन जब पता लगा आदमी को स्टारडम मिल गया तो भाई साहब नज़रें बदल गई। तो नज़रें बदली थी क्या यशपाल जी जब पहली बार बॉलीवुड में नाम? वो तो ऑब्वियसली मतलब अंडरस्टूड है, वो तो कोई ऐसा कोई वाकया, मजाक उड़ाया मेरे को मोहल्ले में बहुत, जाने से पहले? जाने से नहीं, जब मैं गया हुआ था। हाँ, कि यार वो कुछ नहीं करके जब मैं थिएटर कर रहा था, ट्रेनिंग ले रहा था, थिएटर था, तो फिल्म में कैसे आऊँगा? तो और इतने दिन हो गए, कौन सी फिल्म बना रहा तू? तेरी फिल्म नावे है। हाँ। तो फिर पहली बार जब मैं किसी स्टार सनी देओल के साथ काम कर रहा था, अर्जुन पंडित में, मैं वहाँ था, हरिद्वार में शूटिंग चल रही थी, तो मैंने रात को सनी देओल के साथ सीन करके रात को भैया को फ़ोन किया, क्या भैया मैं सनी देओल के साथ काम कर रहा हूँ। बोला अच्छा ठीक है, और बता क्या हालचाल है? मैं बोला सच्ची बता रहा हूँ।
हाँ बेटा कोई बात नहीं, आ जाएगी तो दिख जाएगी, कोई बात नहीं। क्योंकि आप कितने दिन हो गए यार बॉम्बे गए हुए भी, बातें ही हो रही है, हो तो रहा 3 साल हो गए बॉम्बे, 4 साल हो गए बॉम्बे गए हुए, अभी तक कुछ किया नहीं। तो उनको भी लगा, आस छूट जाती है ना कि भैया पता नहीं। तो ऐसे ऐसे करके बहुत। दादा लक्ष्मी जब मैं बना रहा था तो 5 साल तो लगे बनने में ना, 6 साल लगे रिलीज होने में कोरोना की वजह से। तो लोगों ने तो बहुत मजाक उड़ाया, अरे कौन सी ये बना रहा है, कौन सी डॉक्यूमेंट्री कथा लिख रहा है जो नहीं ये कौन सी फिल्म थी दिलीप कुमार की जो के आसिफ की प्यार मुगले आजम बना रहा है के, मुगले आजम बना रहा है के जो 11-12 साल में बने जो पूरी नहीं हो रही। हाँ देखिए भाई हमने भी दे दिए कि मैं रोल, हम भी स्टार बन जाएंगे, हमारे खातर भी हुए तो कुछ शादी मानने भी। तो बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया और तो लोगों को लगा कि ये क्योंकि मैं जो बातें बोलता था आज भी वो उठा के देख लो, वो सारी सत्य हैं। क्या बात है, जो मैंने बोली है कि मैं फिल्म बनाऊंगा तो ऐसी बनाऊंगा कि मतलब दुनिया के अंदर याद रखेगी दुनिया। क्या बात है, ये मैंने बहुत, जब मैं शुरू भी नहीं की थी तब बोल दिया था मैंने, फिल्म की शूटिंग शुरू भी नहीं की थी। अभी भी लक्ष्मी चंद के गांव में मेरी स्पीचेस यूट्यूब पे उठा के देख लो, जो मैंने बोला वो सब पूरा करके दिखाया। उनको क्या लगता था कि ये फेंक रहा है ऐसे, बस फेंक के जाओगा। मेरा कोई बात नहीं भाई, मेरा क्या जावा। खैर वो उनका काम था, जो मेरा काम था मैंने किया, जो उनका काम था उन्होंने किया, और अल्टीमेटली भगवान की दया से सब अच्छा ही हुआ। दादा लक्ष्मी ने जो मुझे दिया है वो आज तक किसी ने नहीं दिया। हम बल्कि यशपाल जी कहें कि आपने अभी बात कही कि जो भी मैंने आज तक बोला वो सब पैसा ना दिया हो, लेकिन उसके अलावा जो चाहे रिस्पेक्ट हो, नहीं आपने यशपाल जी, लेकिन आपने हरियाणा के लिए जो सौगात दी है, जो हरियाणा प्रदेश के लिए, हरियाणा की मिट्टी के लिए जो काम किया है, वो मुझे लगता है हरियाणा के अंदर रहने वाले हर आदमी जो कला से, मंच से, संगीत से, फिल्मों से प्यार करता है और अपनी धरोहर से प्यार करता है, उन सब के लिए जो आपने सौगात दी है वो आने वाली कई पीढ़ियों तक हम लोगों को प्रेरणा देगी। लेकिन मुझे दुख इस बात का है बस कि दादा लक्ष्मी ने मुझे इतना दिया है, लेकिन हरियाणा से बाहर दिया है, हरियाणा के अंदर नहीं दिया। हरियाणा के अंदर नहीं दिया। तो क्या मन में ऐसी क्या बात है जो आपको लगता है कि हरियाणा के अंदर, क्या मतलब हरियाणा के लोगों ने वो मान सम्मान नहीं दिया उस पिक्चर को? पता नहीं, कुछ भी कह लो आप। सबसे बड़ी बात तो मुझे अभी तक यही खल रही है कि मेरे फिल्म शुरू करने के बाद, इतना दादा लक्ष्मी का नाम होने के बाद, एक सुपवा का नाम चेंज हो गया। दूसरा, आज तक दादा लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी है सुपवा का नाम, उस यूनिवर्सिटी के अंदर दादा लक्ष्मी का शो अरेंज नहीं किया किसी ने आज तक, ना गवर्नमेंट ने, ना वाइस चांसलर ने, ना वहाँ किसी ने, किसी को मतलब ही नहीं। ये बड़ी बात है, जबकि ये सारे स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए थी। बिल्कुल बिल्कुल यशपाल जी, ये बड़ी बात है कि जो आप कह रहे हैं कि जिसके लिए बनाई गई, हैरानी है इस बात की। बिल्कुल। और तो और सुनिए जी, मैं दादा लक्ष्मी का डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, को प्रोड्यूसर, मैं सुपवा के अंदर हॉल मांगता हूँ ना एक फंक्शन के लिए, तो उसकी जो फीस होती है ना वो मुझे देनी पड़ती है। समझ रहे हैं आप? जी। और मैं खुशी से देता हूँ, मेरे कोई बात नहीं। लेकिन इसका क्या कारण लगता है यशपाल जी कि जब आपने इतनी बड़ी काम कर दी है, क्या कारण लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीति है या कोई संगठन या कोई ऐसे लोग हैं जो ये चाहते नहीं कि आपको उस चीज़ के लिए पूरा मंच दी? क्या कारण है, क्या मतलब, क्या नहीं पता नहीं क्या है, लेकिन जो भी है बहुत ओछा है ये काम, बहुत घटिया है, बहुत चीप है, बहुत छोटी सोच है, और वो छोटी सोच वहीं की वहीं रहेगी, कहीं नहीं जाएगी आगे। ये लिखवा लो मेरे से, चाहे वो मिनिस्ट्री में बैठे हों, चाहे वो प्रशासन में बैठे हों, चाहे कहीं भी एजुकेशन में बैठे हों, कहीं भी बैठे हों, ये छोटी सोच आदमी को, खुद को, उनको मारेगी। मेरे को नहीं मार सकते, मेरे को नहीं मार सकते। वो कहते हैं ना यशपाल जी की छोटी सोच और पैर की मोच जीवन में आगे नहीं बढ़ने देती, नहीं बढ़ने देगी, वही बात है। लेकिन आज यशपाल जी हम इस शो के माध्यम से, इस पॉडकास्ट में आपने अपने दिल की बात कही, हम भी चाहेंगे और हम भी इस बात को ज़रूर बात रखेंगे जहाँ तक हम अपनी बात पहुँचा सकते हैं कि इस शो को वहाँ भी होना चाहिए जिस मंच के अंदर ये शो, ये मूवी डिज़र्व करती है, वहाँ पर इसको दिखाया भी जाना चाहिए। वहाँ के स्टूडेंट्स को, सब लोगों को ये पिक्चर दिखाई जानी चाहिए,
तो इसके लिए हम भी प्रयास करेंगे। नहीं, मैं नहीं चाहता जी। नहीं, आप नहीं चाहते? फिर तो ऐसा हुआ कि मैंने इस मंच पे बोला इसलिए ये हो गया। आप नहीं चाहते, लेकिन उसकी वजह से जरूरत ही नहीं है। वो तो मैं चाहूं तो आज एप्लीकेशन दो, रिक्वेस्ट करूं जा करके, तो आज शो हो जाए। मैं वो नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि जिस फिल्म के बारे में मुख्यमंत्री ने इतने जोर शोर से बोला पब्लिकली कि किसी ने दादा लक्ष्मी देखी यहां पर, कुछ लोगों ने हाथ उठाए, देखो देखो ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए आप सबको, और पार्ट 2 भी बनने वाली है, वो भी देखना आप लोग, कमाल की फिल्म बनाई है यशपाल शर्मा ने। और जिस फिल्म को देखने के बाद पौने 3 घंटे तक बंदा, मुख्यमंत्री और सारे मंत्री बैठे रहे, उठे नहीं तो फिल्म देखते नहीं पूरी इतनी लंबी, उठे नहीं, और उसके बाद जिस तरीके के रिएक्शन थे, उस फिल्म को कोई अहमियत नहीं दे रहा है अगर ऐसे, तो फिर क्या फायदा। उनको तो भाग भाग करके मुझे पॉलिसी में सब्सिडी देना चाहिए। उनके लिए तो ये फिल्म जो है वो आने वाले इतिहास में 50 साल बाद भी देखी जाएगी, तो पढ़ाई जाएगी। ग्वालियर की यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में लगा ली, बॉम्बे की यूनिवर्सिटी ने सिलेबस में लगा ली ये फिल्म, लेकिन सुपवा में सिलेबस में नहीं लगी अभी तक। शर्म आनी चाहिए हमें। बिल्कुल। तो चलिए यशपाल जी, बाकी दिल की बातें बहुत हुई, कुछ रैपिड फायर करते हैं बॉलीवुड को लेकर। आपको ऑप्शन देंगे, आपको जो ऑप्शन लगे एक आप चूज करिएगा और अपने हिसाब से आप उसका नाम लीजिएगा। भगवान, चलिए ठीक है। छोटा लेंगे, बल्कि क्रिस्प लेंगे आपसे। आपके दिल के सबसे करीब बॉलीवुड की मूवी, आपकी अपनी मूवी हो सकती है या बॉलीवुड की कोई भी मूवी? मेरी सबसे करीबी मूवी बॉलीवुड की अगर कोई है तो 2 आंखें 12 हाथ। क्या बात है। हीरो की बात कर लेते हैं या एक्टिंग के पैरामीटर्स की बात कर लेते हैं यशपाल जी। 2 ऑप्शन दे रहा हूं, पंकज त्रिपाठी या नवाजुद्दीन सिद्दीकी? पंकज त्रिपाठी। राजेश खन्ना साहब या अमिताभ बच्चन जी? अमिताभ बच्चन। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान? आमिर खान। करंट एरा के हीरोइंस की बात करते हैं, आलिया भट्ट या श्रद्धा कपूर? आलिया भट्ट। क्या बात। माधुरी दीक्षित, विद्या बालन? माधुरी दीक्षित। क्या बात है। एक सवाल शॉर्ट में क्रिस्प में जवाब लेंगे। अगर सेलिब्रेशन की बात होती है, जश्न की बात होती है, तो यशपाल जी जश्न कैसे मनाते हैं? शराब के साथ या लस्सी के साथ? शराब के साथ। ठीक है। परेशानियों का सामना, हालांकि आजकल छोड़ी हुई है, हालांकि आज छोड़ी हुई। परेशानियों की बात करेंगे, थोड़ा सा सैड मोमेंट आता है, तो किस तरह से, मतलब यू फील सैड अबाउट इट, दुखी हो जाते हैं, या जस्ट फाइट इट आउट पूरे उसके मजबूती के साथ लड़कर? नहीं, अभी 1-1.5 साल से जब से कुछ बीमारी हुई है हल्की फुल्की, तब से थोड़ा सा मैं सैड होने लग गया हूँ। अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, अपने सब लोगों के लिए, लेकिन अदरवाइज कभी सोचा ही नहीं था। अभी फिर से वो आ गया क्योंकि ठीक हो रहा है बीमारी, हाँ, थोड़ा बेटर हो रहा है, तो अभी फिर से वही शुरू हो जाएगा। बट बीच में 1 साल मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी, जब सैडनेस आती है तो वो वाकई सैड करती है, लेकिन अभी फिर से ग्लो, मतलब ज़िंदगी का फिर से शुरू हो रहा है। बिल्कुल। और हम विश करेंगे नए साल से, हम विश भी और प्रे भी करेंगे यशपाल जी की, दैट यू बिकम हेल एंड हार्टी, और बहुत काम करें, अच्छा काम करें, गुड हेल्थ। अरे मेरे बारे में मतलब सारे मेरे टीम के लोग, हरियाणा के लोग, जो दादा लक्ष्मी के लोग, सब लोग यही बोलते थे, यार तेरे पहिए लगे हुए हैं पैरों में, और पंख लगे हुए हैं यहाँ हाथों में, तू उड़ता ही रहे, भागता ही रहे, कभी टिकता ही नहीं। आज इस देश में, आज इस शहर में, कल उस शहर में, परसों इस शहर में, और हर जगह अटेंड करके फिर वापस बॉम्बे पहुंच जाता है। तू है के? तो ये मतलब तो एनर्जी आती कहाँ से है? मतलब ये क्या सिर्फ वो जो सक्सेस? अभी आप परसों का ही देख लीजिए जी। परसों सुबह की फ्लाइट मैंने पकड़ी बॉम्बे से रायपुर में मैंने पूरा दिन जागरण फिल्म फेस्टिवल अटेंड किया, वहाँ मास्टर क्लास किया। अगले दिन मैं कल मैं शाम को पहुँचा दिल्ली से बाई रोड गया मैं करनाल में मैंने रात को फंक्शन अटेंड किया। सुबह उठ करके मैं आया फरीदाबाद, सुबह मतलब थोड़ा सा नाश्ता करके फरीदाबाद आया, ट्रैफिक की वजह से फिर यहाँ शाम हो गई। अब यहाँ से कल
फिर जाऊंगा बॉम्बे जाएंगे। ये 2-3 दिन के अंदर ही इतना घुमाव हो गया, इतने चक्कर लग गए। अभी फिर वैसा ही होने वाला है फरवरी अभी फर्स्ट वीक में। तो ये तो जिंदगी के हिस्से हैं, बढ़िया है। कहते हैं गतिशील चलते चलते ही जाना चाहिए ना, चलते चलते ही चले जाओ, अच्छी नहीं चले जाओ, लेकिन एक उम्र के बाद हाँ नहीं कोई जरूरी नहीं है। हाँ। जरूरी थोड़ी है ऐसे करके जाओ यशपाल जी, अभी ऐसे करके जाओ। आपका बहुत काम देखना है, अभी आपकी बहुत कुछ करना है सर। अभी तो अपने वाली पे आया नहीं मैं। हाँ। अभी तो मैंने जिद पकड़ी नहीं है। ये तो एक छोटी सी जिद थी दादा लक्ष्मी की जो पूरी की है। मेरी जिद जिस दिन मैं अपनी वाली पे आ गया, दुनिया की कोई ताकत, लिखवा लो मुझे, कोई ताकत रोकेगी नहीं। यशपाल जी, एक दिल से बात आज कहना चाहूँगा, चाय के साथ दिल की बात है। आपने कहा कि जो आप बोलते हैं मेरे पुराने वीडियो उठाकर देख लो, वो मैंने किया है। हम चाहेंगे कि आज एक मैनिफेस्ट, एक चीज़ कोई अपने दिल की, जो आज यशपाल शर्मा जी बोल के जाएंगे भाई साहब ये काम आने वाले टाइम में करूँगा, तो हम चाहेंगे कि वो उस बात के लिए ध्यान हो जाए कि आज यशपाल जी ने इस मंच के माध्यम से दादा लक्ष्मी 2 क्या बात है 2 करूंगा, और इससे जबरदस्त, इससे 10 गुना अच्छी होगी। क्या बात है जी, देखना तो आप देखना। बिल्कुल ठीक है जी, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं यशपाल जी। और चलते हम कहेंगे कि एक डायलॉग जो दिल के करीब, किसी भी फिल्म का, शूल का, गंगा जल का, जो आपके दिल के करीब, जो आपको लगता है कि जिस डायलॉग को बोलते हुए आपको लगता था कि पूरा जोश से भर जाता था और मजा आ जाता था बोलते हुए, जो आपको लगता है वो एक डायलॉग हमारे व्यूअर्स के लिए। चलो एक गंगा जल का डायलॉग बोलता हूँ जी, छोटा सा, तो एक ही लाइन है जी। 24 घंटा में बाहर आ जाएंगे एसपी, रिकॉर्ड है हमारा। ये बात बहुत है, बढ़िया। फिर एक सिंगर राउडी राठौड़ का डायलॉग है। जी बोलिए ना प्लीज, अभी तो माहौल बना है। 100 साल जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं कि 100 साल की उम्र हो। एक दिन में कुछ ऐसा काम कर जाओ कि दुनिया तुम्हें 100 साल तक याद रखे। ये बात मैंने नहीं कही, उस आदमी ने कही है जो इस वक्त अंदर जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। साला गजबे ही कर दिया है। बहुत है बढ़िया सर, बहुत है बढ़िया सर, बहुत है बढ़िया। अच्छा लगा दीपक जी, बहुत अच्छे सवाल किए, मजा आया। बहुत बढ़िया यशपाल जी, और हम दिल से दुआ करते हैं यशपाल जी कि आप बेहद अच्छा काम करें, खूबसूरत काम करें, खुशियां बांटे, कामयाबी बांटे, और हमारे जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों को खूब इंस्पायर करें कि ज़िंदगी में स्थिति कैसी आ जाए, सिचुएशन कैसी आ जाए, जुनून बनाए रखें, जोश बनाए रखें, और अपने पैशन के लिए दिन रात लगे रहिए। ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपके साथ है, बस अपना विजन बनाइए। रब रखा, ओम, इंशाल्लाह, ओ गॉड। क्या बात है जी। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं यशपाल जी आपके, एंड थैंक यू सो मच। इट वाज वंडरफुल, थैंक यू। इट वाज वंडरफुल हैविंग यू, इट वाज एन एनरिचिंग कन्वर्सेशन। और मैंने चाय इसलिए नहीं पी क्योंकि मैं यहाँ आने से जस्ट पहले चाय पी के आया था, लेकिन मैंने टेस्ट जरूर किया। और चाय के साथ हमने दिल की बातें बहुत करी, दिल की बातें चाय के साथ किया ना, चाय के साथ की। जी अगर चाय खत्म हो जाती तो चाय के साथ नहीं करते। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच यशपाल जी, इट वाज वंडरफुल हैविंग यू। थैंक यू सो मच। तो ये थे हमारे साथ यशपाल शर्मा जी, और आज इनके दिल की बातें हमने आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश की। और बेहतरीन पॉडकास्ट, आप चाहते हैं कि इस पॉडकास्ट का एक सिंगल मिनट भी मिस मत कीजिएगा, और यशपाल जी की जीवन से जुड़ी, उनके सफ़र से जुड़ी, उनके परिवार, सारी बातें इस पॉडकास्ट में आपके दिल तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। और कोशिश कीजिए इस पॉडकास्ट के माध्यम से उनके दिल की बातें जो आप तक पहुंचेंगी अपनी ज़िंदगी में लाइए, और अपनी ज़िंदगी को कामयाब और खुशी से भर दीजिए। इसी तरह से चाय के साथ दिल की बात आपके लिए लगातार लेके आता रहेगा, डिफरेंट पॉडकास्ट विद डिफरेंट सेलिब्रिटीज़। आप देखते रहिए चाय के साथ दिल की बात। मेरा नाम से भूप सिंह। एक दिन हमारे गांव में हो गया कमाल, मच गया भयंकर बवाल। हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि यशपाल शर्मा जी की एक बेहद शानदार सीरीज कांड, जो कि 2010 में बनी थी, अब स्टेज एप्लीकेशन के ऊपर भी अवेलेबल है। बेहद शानदार अभिनय किया है यशपाल जी ने, तो मस्ट वॉच आप सभी के लिए, डोंट मिस इट। गो एंड वॉच कांड सीरीज ऑन स्टेज एप्लीकेशन।